विनोद काम्बली से कंपैरिजन सही नहीं है। विनोद काम्बली ने ज्यादा अचीव किया पृथ्वी शॉ से, और पृथ्वी शॉ को भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा विनोद काम्बली का लेवल पाने के लिए भी। खाई वही वाली बात है, जैसे मैं शॉ की बात कर रहा हूँ वैसे केएल राहुल की बात कर सकते हैं कि ही वाज सपोज्ड टू बी द प्रिंस। मतलब गिल से पहले वो, गिल से पहले ही वाज द प्रिंस। एग्जैक्टली। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करता है लेकिन उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती? अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। डैम, दैट्स अ गुड शाउट। यार अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनना चाहिए था टेस्ट टीम का कोहली के बाद। वही था कि 2019 में बिल्कुल ही रोहित कोहली एंटी वाला स्टार्ट हो गया। मेरे को तो 2023 से ज़्यादा हार्ट ब्रेक मेरा 2019 था। एंड रोहित शर्मा इज अ बेटर ओडीआई कैप्टन देन विराट कोहली। कि रोहित कप्तान है, अभी टीम का माहौल खराब है तो आप अपॉर्चुनिस्ट बन के मिस्टर फिक्सर बता रहे हो अपने आप को। तो काइंड ऑफ सेम थिंग रोहित शर्मा ने पहले नहीं करी ये चीज। आई थिंक द फैक्ट दैट रोहित शर्मा वाज ड्रॉप्ड, उसका मतलब ही यही है कि बीसीसीआई सोच रही कि भाई डिसीजन लेना है जल्दी हमें इस पे। मिस्टर फिक्सेट होना कोई गलत बात मुझे तो नहीं लगी। मेरा मेन क्वेश्चन क्या था कि ये चीज पब्लिकली यहाँ कहाँ से मिली? आपके पीआर ही निकालता है। एग्जैक्टली। ही शुड बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन। या कैप्टनसी मटेरियल, लॉट ऑफ पोटेंशियल। केकेआर से भी प्रूव कर दिया, डोमेस्टिक में भी अच्छी करता है। हमने कॉफी विद करण का मेंशन किया था कंट्रोवर्सी, जिस तरीके से उनके ऊपर बैन लगा था। डोंट यू थिंक बीसीसीआई इज ऑपरेटिंग टू मच पावर? बीसीसीआई ने सही किया, बैन लगते के साथ ही सब चुप हो गए थे। वो उस टाइम नीड ऑफ द आवर थी। अगर बैन नहीं लगाते तो महीनों महीनों गाली खा रहे होते दोनों। मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सपेक्टिव कि उनको सीनियर्स जो खिलाड़ी हैं अभी हमारे पास, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबको हटाने के लिए लाया गया उनको? मुझे तो नहीं लगता गंभीर को इसलिए लाया गया है। आज का एपिसोड इंडियन क्रिकेट के ऊपर एक बहुत ही ओपन, फ्री फ्लोइंग, एंटरटेनिंग डिस्कशन की तरह होने वाला है। आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट की यूएसपी होने वाली है कि हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बेसिकली हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स पुट आउट कर रहे थे एंड फिर हम दोनों के क्या विचार है एंड जो हमारे गेस्ट हैं उनके क्या विचार हैं उसको हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करने का ट्राई करा है। आई थिंक इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा नए पर्सपेक्टिव्स ऑफ वैल्यू मिलने वाली लोगों को। बट बिफोर आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट, हमारे साथ कौन जुड़े हैं आज, उनके बारे में ज़रा जानिए। आज हमारे साथ मिस्टर आदित्य महेश्वरी जुड़े हैं, जो कि एक आई वुड से बहुत नॉलेजेबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है एट हिंदुस्तान टाइम्स। एंड उनके जो हमने ओपिनियंस लिए हैं आज सारे टॉपिक्स पे, जो भी डिस्कशन रहा है हमारा, आई एम प्रिटी श्योर कि काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है हमारे ऑडियंस के लिए। मतलब इसका स्पेशलिटी है कि कोई भी क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी। ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था एंड जो ऑनेस्ट थॉट से जो डिस्कशन था वो बहुत ही ऑथेंटिकली निकल के आने वाला है। इसमें से हमने इंडियन क्रिकेट में कौन से प्लेयर्स जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, कौन से प्लेयर्स जो कि बहुत ओवर हाइप्ड रहते हैं, जो अपना टैलेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कई सारे ओपन एंडेड डिस्कशंस करें इस पॉडकास्ट में। साथ ही साथ हमने गौतम गंभीर का जो ऑनगोइंग रिजीम है जिसके अंदर काफ़ी लोग फेवरेटिज्म का एलिगेशन लगाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करा, उसके बारे में नए पर्सपेक्टिव्स दिए हैं और एक नया टाइप का टॉपिक भी डिसाइड करा हमने करने का। प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीसीआई क्या उनको सही तरीके से ट्रीट करता है, क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो भी एंगल हमने एक्सप्लोर करने का ट्राई करा है। तो आई थिंक काफ़ी फ्रेश चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी चिल्ड आउट पॉडकास्ट ये होने वाला है। एंड एज ऑलवेज बिफोर यू बिगिन, हमारी वीडियो को आप लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो मेंबरशिप्स के थ्रू दिखा सकते हो, वो हमने लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। मैं एक्चुअली यही पॉइंट से शुरू करना चाह रहा था। When I was searching up on your profile, मैंने सोचा था कि यूजुअली ना मैं पॉडकास्ट को जब भी शुरू करता हूँ एक बहुत ही सर्टेन ऑब्जेक्टिव के साथ होता है कि अच्छा आज हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है, इसको डिटेल में एकदम खोलना है आज। मैंने स्पेसिफिकली जो पहला सेगमेंट है वो थोड़ा चिल इसलिए रखा हुआ है जब हम थॉट एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज आई थिंक द वाइब दैट यू ब्रिंग इन टू द शो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम आराम से ऐसी डिस्कशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं अच्छा यार मुझे कुछ ऐसा लगता है, जैसे अभी हम दिल्ली और नोएडा के बारे में बातें कर रहे थे ऑफ द कैमरा। तो मेरा इंटेंशन वही था उसके पीछे का। तो पहले सेगमेंट में हम थोड़े से ऐसी फन स्टेटमेंट्स पुट आउट करते हैं एंड देन वी ऑल विल थिंक कि हमें क्या लगता है। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इन स्टेटमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं क्या आंसर करने वाला हूँ। अच्छा, कि मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर कौन है, मोस्ट ओवरहाइप्ड कौन है, क्या है। तो आई जेन्युइनली वांट टू एब्जॉर्ब योर पर्सपेक्टिव एंड देन परहैप्स बिल्ड माय ओन कि अच्छा क्या ये कुछ चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ ऐसे करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑडियंस को भी आई थिंक मजा आएगा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इस टीम में करंटली इंडिया की सबसे ज्यादा गिफ्टेड कौन प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एबिलिटी? गिफ्टेड या टेक्निकल एबिलिटी बहुत ना यार गिफ्टेड नहीं आती। टेक्निकल एबिलिटी तो आप फॉर्म करते हो खेलते हुए।
टेक्निकल एबिलिटी गिफ्टेड नहीं आती, कुछ चीज़ें गिफ्टेड होती है। जैसे मेरे को लगता है जसप्रीत बुमराह इज द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर इन दिस करंट सेटअप। मतलब ही कैन बोल द यॉर्कर्स एट एनी मोमेंट, इन स्विंग, आउट स्विंग, ग्रेट कंट्रोल, ग्रेट डिसिप्लिन। बट फिर उसके साथ साथ एक ड्रॉबैक आता है कि द फिटनेस इशू। बट गिफ्टेड प्रॉपर, मोहम्मद शमी इज गिफ्टेड, द सीम पोजीशन, कितनी क्लीन सीम पोजीशन है उसकी। रोहित शर्मा इन बैटिंग, बट फिर टेक्निक वाइज देखा जाए तो केएल राहुल एज अ मोर टेक्निकल बैट्समैन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में। बॉल डिफेंड करना, वो बैट को पैड के पीछे रखना, वो प्रॉपर टेक्निकली वाइज तो फिर तुम केएल राहुल भी कह सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड तो इस सेटअप में मुझे बुमराह ही लगता है कि बहुत ज़्यादा जो स्किल्स पे कंट्रोल है अपना, वो हो जाता है गिफ्ट। कि तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल्स कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। तो उस वे में तो जसप्रीत बुमराह का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई लाइक द फैक्ट कि आपने बॉलर का नाम लिया। मैं सिर्फ बैट्समैन ही सोच रहा था पूरे टाइम पे, पर आपने बॉलर का नाम लिया। मतलब वही है कि एक वो माइंड सेट है ना हमारा, एक बैट्समैन ओरिएंटेड गेम होता जा रहा है। बट वही है कि बुमराह ही ऐसा प्लेयर है ना इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में जो अपने दम पे मैच जिता रहा है एज अ बॉलर। बाकी है, नॉट सेइंग कि बाकी नहीं, हॉटिंगर, रबाडा है, पैट कमिंस है, बट जो कंट्रोल बुमराह का है, इन इवन मोहम्मद शामी अगर वो फुल थ्रॉटल पे होता है हमने देखा आईसीसी इवेंट्स में, उसकी जब सीम पोजीशन होती है, फिर मोहम्मद शमी जो लगता है कि ब्यूटी प्रॉपर के बॉल स्विंग हो रही है, अंदर भी जा रही है, बाहर भी जा रही है, जहां वो चाह रहा है वहाँ इंजमाम उलक वहां से स्टेटमेंट दे रहा है कि बॉल चेंज हो गई। लोगों को ये सब बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो वो है कि बट पूरा कंट्रोल जो है वो बुमराह के पास है स्किल्स पे अपनी। अच्छा कहना गिफ्टेड वो हटा दें, सिर्फ टेक्निकली कौन अस्ट्यूट है अपनी स्किल सेट में, तो आई थिंक केएल राहुल यू आर सेइंग इन बैटिंग। केएल राहुल, हाँ मतलब केएल राहुल वही है कि बट फिर और ड्रॉबैक्स हैं उसके साथ कि वो प्रेशर में थोड़ा नहीं झेल पाता, जो भी है हमने देखा है। बट हाँ उसके ऊपर भी एक्सपैंड करेंगे। बट फिर टेक्निक वाइज केएल राहुल जब खेलता हमने देखा है, जब उसको रोकना था ऑस्ट्रेलिया में तो उसने रोका था बिल्कुल। जब कंडीशन टफ थी उसने जायसवाल को भी गाइड किया था। तो ऐसा नहीं था कि वो लूज शॉट्स खेल रहा था, बहुत ज़्यादा फॉल्स शॉट्स नहीं खेलता। वो आउट हो जाता है। उस केएल राहुल के साथ मेरे को कभी कभी लगता है वो बेचारा पहला फॉल्स शॉट खेलता है वो आउट हो जाता है। बाकियों को फिर भी 1-2 चांसेस मिल जाते हैं। डोंट थिंक केएल राहुल के साथ हमेशा से एक वो मेंटल इश्यूज आता रहा है। अगर इफ इज मेंटली सॉलिड, उसके गेम में कोई कमी नहीं है यार। केएल राहुल was mentally solid in his initial days. He used to score centuries for fun. He looked like a fun-loving guy. वो रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन करता था, सू विद कोहली एंड ऑल, वो सब डैब वैब सब करता था। तो वो he was a fun-loving guy. He used to score runs for fun. स्ट्राइक रेट अच्छा होता था, टेस्ट में अच्छे रन्स आते थे, ओवरसीज में भी रन्स मारता, मतलब हर जगह सब कुछ था। बट एक फेज आया आई गेस कॉफी विद करण के बाद, he suppressed himself a bit. कि वो थोड़ा बाहर ओवर नहीं करने लगा, थोड़ा अपने आप को सप्रेस किया। फिर उसके बाद फिर टीम में भी डायनामिक्स थोड़े चेंज हुए। फिर हमेशा वो ही एक मेकशिफ्ट प्लेयर बन गया तुम्हारा कि अब हमें नया ओपनर चाहिए, हमें लेफ्ट राइट चाहिए तो केएल राहुल को नीचे लाओ। फिर केएल राहुल को नंबर 6 खिला रहे हैं, वो चल रहा है। फिर नहीं हमें ऋषभ पंत चाहिए तो ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग कराओ। नहीं बट अब ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया तो दोबारा केएल राहुल लाओ। तो वो सब बहुत हुआ है केएल राहुल के साथ। ये पता है, एक तो ना आई वॉन्ट टू कीप दिस सेगमेंट एज फ्री फ्लोइंग एज पॉसिबल एंड दिस इज व्हाई आई एंजॉय दिस सो मच। मुझे अभी भी एक थॉट आया, अभी हम केएल राहुल की बातें कर रहे हैं, कॉफी विद करण वाली कंट्रोवर्सी तो बहुत पॉपुलर है। हम लोग ना एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे उनके बारे में, एंड मुझे रिसर्च करते वक्त ये पता चला, उस टाइम पे याद होगा मैं भूल गया था फिर एकदम से। देयर वाज अ टाइम ही वाज इन हिज अर्ली 20s मेरे ख्याल से, एंड कौन सा वो कोई ओवरसीज टूर था, वहाँ पे उन्होंने बेसिकली किसी क्लब में होंगे शायद वो, तो उनके हाथ में एक बियर बॉटल थी और उसके साथ उनकी वेस्ट इंडीज 2016 डेब्यू था उनका, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में उस साल। और वहां पे वो फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पे बस पोस्ट करी थी और बीसीसीआई ने वो फोटो हटवा दी। थोड़ा ओवर ज्यादा, मतलब मॉरल पुलिसिंग ज्यादा नहीं हो रही यहाँ पे। बीसीसीआई ने योयो टेस्ट हटवा दिया था कोहली का। हाँ राइट, कंट्रोल तो करते हैं चीजें यार, पर वही है कि मॉरल पुलिसिंग ये है ना कि इंडिया में हम क्रिकेटर्स को फिर एक वो दे भी देते हैं ना, तो फिर एक बीसीसीआई एक इमेज मेंटेन रखना चाहता है। वरना पहले हम देखते थे आईपीएल में कितनी आफ्टर पार्टीज की वीडियोस आती थी, वहाँ पे सब डांस कर रहे होते थे, वहाँ पे क्या सब ड्रिंक्स नहीं कर, सब चल रहा होता था यार। गेल, डिविलियर्स, कोहली सब रैंप, डिविलियर्स, कोहली, क्रिस गेल, ये सब अपना
सब फन लविंग एटमॉस्फेयर होता था, वो सब होता था, लेकिन टाइम के साथ फिर एक बैकलैश आने लगा था। एक वो आ जाता है ना इंडिया में, कल्चरल नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा होता है। और वो ये केएल राहुल के साथ भी थोड़ा बहुत उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लिया यार। अब पहले देखो केएल राहुल कैसा था, उसका हेयर स्टाइल भी होता था, वो इंस्टा पोस्ट देख लो, अब पूरा जेन मोड में रहता है वो। That's a good point. मैंने ये चीज नोटिस करी है, although he has always said कि मैं बचपन से टॉप स्टूडेंट, अच्छे ग्रेड्स आते हैं, humble guy, but ये एक पॉइंट है definitely now that I talk to you about this कि over the years he has only subdued his personality more, perhaps because of pressure from the media or the BCCI और the BCCI और his place in the team, क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं। बट ऐसा क्यों करेंगे यार, ऐसा एनवायरनमेंट मतलब इन जनरल भी एनवायरनमेंट कोई स्पेसिफिकली उसको खराब करने के लिए थोड़ी किया गया है। बट व्हाई इज ही फीलिंग दैट वे देन? होता है यार, अब कभी कभी आप हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में, आपकी प्लेस वो बन जाती है। कोई किसी के ऊपर जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई नहीं चाहता कि केएल राहुल ही, कोई इंडियन टीम में, कोई बीसीसीआई में नहीं चाहता केएल राहुल खराब खेले, लेकिन वो सिचुएशन उसके साथ ऐसी बनती जाती है कि वो अनकंट्रोलेबल थिंग्स होती हैं उसके साथ, कि एकदम से ऋषभ पंत का हाइप बन जाता है कि आपको ऋषभ पंत चाहिए, आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए, एक वो फ्लैम्बॉयंस चाहिए कि जो आके मारे, फिर आप चाहते हो नहीं केएल राहुल की क्लास चाहिए, फिर ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाता है, नहीं वापस केएल चाहिए, फिर उसको आप मिडिल ऑर्डर में लाओगे, फिर आपने बीजीटी में स्टार्टिंग जबकि रोहित शर्मा ही था उससे ओपनिंग कराई, फिर वो मिडिल ऑर्डर आया, फिर वो दोबारा ओपनिंग आया, तो उसके साथ कितने चेंजेस होते हैं। उसका एक न्यूजीलैंड टेस्ट खराब रहा, एक दो तो उसको बाद ड्रॉप कर दिया। केएल राहुल ड्रॉप भी तो बहुत जल्दी होता है ना, तो वो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर रहता है कि उसकी प्लेस, वो इतना बड़ा प्लेयर की उस पे था, एक जर्नी पे था, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। बीच में इंजरी भी हुई, बीच में कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो टीम में एकदम से पूरा एक कल्चर अलग से बिल्ड हुआ, कैप्टन चेंज हुए, तो वो सब भी होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ़ यू लुक एट इट, तो उनने अपने इंटरव्यूज़ में खुद भी ऐसी चीज़ें बोली हुई हैं कि उनकी मॉम उनसे कहती हैं, एंड वो उनके मदर फादर दोनों प्रोफेसर हैं, तो उनकी मॉम कहती है भाई कि तुम अपने फादर जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब वो इतने रिजर्व्ड से, इतने काम से हैं, एंड केएल राहुल ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक दैट ओनली, बट वो खुद भी कहते हैं कि मेरे अंदर भी वो एग्रेशन है जो कि कुछ लोगों के सामने निकल के आता है। बट एज यू राइटली सेड, एक टाइम था जहाँ पे वो फ्लैम्बॉयंस दिखती थी उनके अंदर, एंड ऑफ लेट लगता है कि मतलब ही इज द मोस्ट रिजर्व्ड गाय, बिल्कुल जेन मोड में रहता है, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत, अपने साथ में जो बैटिंग कर रहा है उसको पूरा, अगर यंग प्लेयर है तो उसके साथ प्रॉपर उसको गाइड कर रहा है। जायसवाल को गाइड किया था, कोई अगर कोहली टाइप है तो उसके साथ जेलअप कर रहा है कि मतलब कि ही इज रेडी टू प्ले द सेकंड फिडल। हाँ, आप सेंचुरी मार दो, यू टेक इट्स योर टाइम, यू टेक द ओनर्स, आई एम हियर। जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था जब केएल और कोहली की पार्टनरशिप थी, तो कोहली वाज द अग्रेसर एट दैट पॉइंट एट द स्टार्ट, बट फिर केएल राहुल इतना सेकंड फिडल, वो एक शेल में ही मतलब जाता चला गया, फिर उसके बारे में बात करना बेकार है। जो हो गया वो हो गया, वो एक नॉक, हर दिन किसी का दिन नहीं होता। हमने युवराज सिंह को 6 छक्के मारते हुए भी देखा है, फिर वर्ल्ड कप फाइनल में चोक करते हुए भी देखा है, क्योंकि वो होता है, वो हर प्लेयर का कोई दिन होता है, कोई नहीं होता। बट हाँ, उसकी पर्सनैलिटी चेंज तो है केएल राहुल की, बहुत बड़ा चेंज है उसकी पर्सनैलिटी में, जो कि मे बी उसके लिए अच्छा हो, बट उसका गेम थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा हो। हमें आउटसाइड से देखने में लग रहा है कि बाहर से, कि अगर वही फ्लैम्बॉयंट केएल राहुल इस आईपीएल में आ जाता है, फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए, कैप्टनसी उसके पास नहीं, अक्सर के पास जाती है, और केएल राहुल एज अ नॉर्मल प्योर बैट्समैन खेलता है, तो मे बी शायद वो फ्लैम्बॉयंस वापस आ जाए। नहीं, प्लस पता है मैंने कितने सारे लेजेंड्स को ये बोलते हैं सुना, जैसे ये ना डांस के लिए कहा जाता है यूजुअली कि आपको अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए, एंड धोनी हमेशा क्रिकेट में भी चीज बोलते थे कि आई वांट द बॉयज टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हाँ, और वो केएल राहुल का, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इस डिस्कशन से ये बात निकल के आती है दैट इफ ही इज सप्रेसिंग हिज ओन पर्सनालिटी, मे बी इट विल अफेक्ट हिज गेम नेगेटिवली आल्सो, जो कि शायद दिख भी रहा है, जो दिख रहा है ना हमें लास्ट 2-3 आईपीएल में दिख रहा है ना। हमने केएल राहुल को देखा है रन मारते हुए, हमने देखा है उसको 170-160 के स्ट्राइक रेट से रेगुलरली खेलते हुए, नॉट इवन के सिंगल मैच में खेल रहा है, पूरा सीजन उसको हमने देखा है। बट हमने ऑफ लेट उसको देखा है कि ऑफ लेट ही हैज बीन स्कोरिंग एट 120, 110, 130, तो फिर वही है ना कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। मे बी द मेंटल प्रेशर ऑफ कैप्टनसी, मे बी the mental pressure of getting into the team or cementing his place, even at the age of, he's I guess 31. At this age he has not been able to cement his place,
कि अभी भी कुछ भी हो सकता है कि केएल राहुल को कहीं से भी निकाल सकते हो आप। अभी केएल राहुल का इंग्लैंड टूर टेस्ट का खराब हुआ, आप निकाल दोगे। सर्वाइवल मोड की हम बात कर रहे थे पहले। बाकियों को नहीं निकालोगे आपसे। वही शुभमन गिल का उतना खराब जाएगा, फिर भी उसको एक चांस और दे दोगे, क्योंकि उसके पास एज भी है शुभमन गिल के पास, तो उसको आप दोगे। बट आप केएल राहुल को वो नहीं दोगे, तो वो एक मेंटल ब्लॉक भी है एक। अच्छा, हाउ डू वी डिफाइन हु इज अ टेक्निकली साउंड बैट्समैन? क्योंकि लाइक इफ यू लुक एट इट तो केएल राहुल की यस टेक्निक बहुत अच्छी है, जसप्रीत बुमराह की आपने बात करी, उनकी टेक्निक सबसे अलग है, पर उनका स्किल सेट इन जनरल बहुत अच्छा है। एमएस धोनी की टेक्निक नहीं थी विकेट कीपिंग में, बट स्किल सेट बहुत ही अच्छा था। तो केएल राहुल में भी टेक्निकली साउंड बेस्ट है, बट कैन वी से द सेम फॉर जसप्रीत बुमराह देन? क्योंकि उनका टेक्निक जो टेक्स्ट क्रिकेट होता है वैसा नहीं है। हाँ, अनऑर्थोडॉक्स है। ये वही है, मेरा तो हमेशा वही मानना है कि अगर आपका स्किल्स पे कंट्रोल है, you know your skills and you can control it, you know when to use it, how to use it, against whom you are using it, then फिर सब चीज़ें एक साथ काम करते हैं आपके लिए। आप केएल राहुल की वही टेक्निक अच्छी सब कुछ होने के बाद अगर आप बड़े मैचेस में नहीं चलते हो, तो फिर वो टेक्निक किसी काम की नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप रिजल्ट्स लेके आ रहे हो तो इट डज नॉट मैटर। रिजल्ट्स और वो इम्पैक्ट ला रहे हो, एक आपको पता होना चाहिए आपकी स्किल्स आपको कहाँ यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। अब विराट कोहली को उसकी चेजिंग स्किल्स पता है। जब वो चेज करने पे आता है, वो अंडर प्रेशर भी वो एक मोमेंट उसको स्टार्टिंग में वो खेलेगा, वो 40 में 30 खेलेगा, लेकिन बाद में उसको अपनी बड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाना आता है ना। रोहित शर्मा को पता है कि स्टार्टिंग में वो मारता जाएगा तो वो मारता जाएगा। उसके रोहित शर्मा फिर वही है कि फिर तो टेक्निकली तो फिर रोहित शर्मा भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब वो ऑन सॉन्ग होता है। उससे ज्यादा कोई प्लीजिंग लगता है जब रोहित शर्मा मारता है, कोई नहीं लगता। बट उसी पुल शॉट पे वो आउट भी होता है। कोहली की कवर ड्राइव, कोहली ने खुद बोला ना। पता है, जैसे ये इसका एग्जांपल है, मैं फर्दर देता हूँ। धोनी की भी जो विकेट कीपिंग स्किल्स हैं, उनको भी कहा जाता है इट्स नॉट ट्रेडिशनल। लॉट ऑफ टाइम्स वो ऐसे बॉल पकड़ते हैं ऐसे की जगह, बट उनसे ज्यादा तेज विकेट कीपर कोई भी उसको पता है ना। धोनी को पता था ना कि उसको कैसे रोकनी है, क्या अपना कंट्रोल होना, वही है कंट्रोल है। उसका गेम के ऊपर कंट्रोल है। उसको पता है कि ये बॉल आएगी, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, मुझे ऐसे स्टंपिंग करनी है, मुझे ऐसे कैच लेने हैं। ये वही ना, टेक्निकली गिफ्टेड एक बहुत ही सब्जेक्टिव डेफिनेशन हो सकती है, एंड आई वुड लव कि लोग भी कमेंट्स में बताएं। मैं एक और नाम पुट आउट करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आया। बॉलिंग में जो वैरायटी ऑफ स्किल सेट्स डेवलप करेंगे, देखिए टेक्निकली साउंड होने का हमने एक तो कंक्लूजन यहाँ पे निकाल लिया कि ये गॉड गिफ्ट नहीं है, आपको मेहनत करनी है, अपनी स्किल बनानी है। स्किल्स अलग अलग तरीके के बनाने अपने वेपनरी में और उनको मास्टर करना, मुझे लगता है अश्विन ने जो करके दिखाया टेस्ट मैचेस में, सेम पोजीशन को चेंज करके आप अलग अलग बॉल्स क्रिएट कर रहे हो यार। वो लेग स्पिन भी करने को रेडी है, वो इंसान अलग है। ये जीनियस, मतलब इंडिया में बहुत कम होते हैं जो गेम को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं। उसमें एक MS धोनी था जिसको पता होता था कि गेम अवेयरनेस क्या है, गेम में क्या चल रहा है, क्या करना है, मेरे को अब ये बॉलर लाना है, अब ये करना है, वो करना है, प्रॉपर। सेम विद अश्विन, उसको पता चल गया कि मेरी अब ये चीज़ पढ़ी जा रही है, मेरी ऑफ स्पिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आई नीड समथिंग डिफरेंट। मेरे को अगर यही स्किल सेट पे काम करना है तो मैं खाली ऑफ स्पिन को ही क्या चेंज करता रहूँगा। उसने नई नई चीज़ें ट्राई की, कैरम बॉल निकाली, मास्टर की लेग स्पिन डालना स्टार्ट कर दिया, एक्शन चेंज कर दिया, वो कभी कभी पॉज ज़्यादा ले लिया, सब कुछ ट्रिगर मोमेंट चेंज कर दिया। तो ये तो अश्विन रीडर गेम का बहुत अच्छा, फिर स्टूडेंट, प्रॉपर एक वो स्टूडेंट गेम का जो एक मास्टर बन गया बाद में। अश्विन स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट एंड फिनिश्ड एज अ मास्टर। प्लस द क्यूरियोसिटी, मतलब अभी उनकी वीडियो देखता हूँ तो ऑलवेज क्यूरियस टू एनालाइज द गेम। अभी डाला था यार ये इंडिया पाकिस्तान के बाद, रोहित शर्मा का डिसमिसल का ना, रोहित शर्मा का डिसमिसल, इवन शुभमन गिल का डिसमिसल, वो सब बात की थी उन्होंने। अबरार का बॉल दिए था, फिर शुभमन गिल ने के ब्लाइंड स्पॉट में डाला था, वो सब प्रॉपर रीड करना और प्रॉपर उनको डिस्क्राइब करना, वही है ना कि तुमने खुद खेला है, खुद तुमने ट्राई किए हैं वो सब चीज़ें। वो एक्सपीरियंस ही आ सकता है। वो है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर सेम चीज़ें कर करके भी सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं, पर एक वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अजंता मेंडिस एक शॉर्ट टाइम का पीक था, पर वो पीक था। अजंता मेंडिस वाज माय इंट्रोडक्शन टू द कैरम बॉल। अश्विन एक्चुअली उनके बाद शुरू किया, पता नहीं है ये चीज। अजंता मेंडिस ने स्टार्ट की थी, फिर एकदम से सहवाग ने एक मैच में पढ़ लिया, और जब उसके बाद से फिर सब जब मारना शुरू किया, फिर जब सहवाग मारता है स्पिनर्स को तो फिर वो सहवाग खुद ही कहते हैं, और मैं स्पिनर्स को कुछ समझता नहीं। ये तो है। अच्छा,
नेक्स्ट उस पर चलते क्वेश्चन पे, सबसे ज्यादा ओवर हाइप प्लेयर कौन लगता है? यार हाइप सबकी बनती है यार इंडियन क्रिकेट में, जब कोई भी एक बार आ जाता है ना हाँ तो उसकी हाइप बननी स्टार्ट हो जाती है। हाँ तो हाइप एक पृथ्वी शॉ की बनी थी फॉर एग्जाम्पल, एकदम से बहुत ज्यादा हाइप बना के आया था, स्टार्टिंग में प्रूफ भी किया था, बट वो हाइप पे ही रह गए थे वो। जब पृथ्वी शॉ आया था नेक्स्ट बिग थिंग, शास्त्री नहीं बोलता ही इज द मिक्सचर ऑफ सचिन, लारा एंड सहवाग, एक हाइप भी तो क्रिएट की गई थी वो कि एकदम अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद अगेन इवन बिफोर द अंडर 19 वर्ल्ड कप ही वाज, तो 14 साल की उम्र से हाँ, उनका वो तब चलता से आ रहा न्यूज में था या। कि स्कूल क्रिकेट में इतना किया है, द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, और वो सब एक हाइप, एक पूरा मुंबई क्रिकेट का माहौल तो सबको ही पता है ना, मुंबई में जो माहौल बनता है वो कहीं नहीं बनता, वो एक प्रॉपर माहौल बनाया था पृथ्वी शॉ का एक। अब क्या हो रहा है पृथ्वी शॉ का? अच्छा, ओवर हाइप को हम लोग डिफाइन कैसे करें? क्योंकि फॉर मी इन दिस कॉन्टेक्स्ट में क्या मान के चल रहा हूँ, यू बोथ कैन प्रेजेंट डिफरेंट डेफिनेशंस। मेरे लिए हाइप को अगर जस्टिफाई कोई नहीं कर पा रहा, तब वो हमें लगता है कि ये तो फिर फालतू की हाइप थी, विच इन टर्न बिकम्स ओवर हाइपिंग अप। बट अगर कोई बंदा की हाइप करी गई थी एंड ही डिड नॉट अचीव दोज मेट्रिक्स और दोज टारगेट्स, बट वो हाइप जस्टिफाइड लग रही थी उस टाइम पे क्योंकि टैलेंट इतना है बंदे पे, तो शायद क्या वो ओवर हाइप माना जाएगा? या सब्जेक्टिव हो गया ना वही एग्जैक्टली वही पूरा पॉइंट ही यही है कि हम लोग अलग अलग एंगल्स, मतलब कि मेरे हिसाब से वही वाली एंगल है कि अगर आपकी हाइप बनाएंगे तो आपको थोड़ा जस्टिफाई करना चाहिए। अगर आपकी हाइप इसलिए बनी ना, आपके पास टैलेंट था, एग्जैक्टली टैलेंट की वजह से हाइप बनी, बस टैलेंट आपको घर में थोड़ी रखना है। टैलेंट का काम आपको क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है ना। आप डिस्प्ले नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हाइप बेकार हो गई, ओवर हाइप हो गए। जब आप टैलेंट को फील्ड पे डिस्प्ले नहीं कर पाए, आपका हाइप बना टैलेंट की वजह से, ठीक है, पृथ्वी शॉ का हाइप बना उनके टैलेंट की वजह से, पर फील्ड पे जस्ट स्टार्टिंग अच्छी की, वेस्ट इंडीज में मारी सेंचुरी, बिल्कुल, उसके बाद सब डिसिप्लिनरी वो था, रिपोर्ट्स हैं, हाँ। फिटनेस पे काम नहीं करते, सारे इश्यूज हैं, तो अपनी हाइप खुद ही खराब की है ना उस बंदे ने। अगर वही सब उसके टाइम पे रियान पराग का भी एक नेगेटिव वो चला था ना, एक पूरा हाइप कि रियान पराग को ट्रोल हो रहा है हर मैच में, लेकिन कमबैक किया है ना उस बंदे ने। उस बंदे ने अपने आप को खराब नहीं होने दिया ना, अपनी टेक्निक पे काम किया, अपनी फिटनेस मेंटेन रखी, अपनी स्किल सेट बेटर की, बॉलिंग पे भी अपना काम किया, डोमेस्टिक रेगुलर खेला, फील्डिंग अच्छी करता है, उसने काम किया ना। अपनी एक नेगेटिव हाइप को भी उसने एक पॉजिटिव हाइप में क्रिएट किया ना। अब उसको उसी को रिटेन किया ना राजस्थान ने, इंडियन टीम में उसी को कॉल अप मिला ना, और उसके बाद उसको शायद अगर इंजरी नहीं होती उसको ओडीआई मैचेस भी खिलाए थे ना, ओडीआई डेब्यू भी दे दिया था ना श्रीलंका में हमने, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम बॉलर चाहिए था इंडिया को, जो नंबर 4 नंबर 5 पे खेले, जो पार्ट टाइम हमें चाहिए जो हमारे पहले होते थे। तो वही है, क्योंकि प्लेयर के ऊपर है कि आपकी एक हाइप बनती है, आप उसको जस्टिफाई तो करोगे ना, थोड़ा तो जस्टिफाई करोगे। आपकी हाइप आपके पहले 2 मैचेस के बाद बन गई, उसके बाद आप गायब हो गए, और उसके बाद अब आपको आईपीएल में कोई खरीद भी नहीं रहा, और उसके बाद आपकी सॉप स्टोरी चलती है, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज डालते हो, ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस, आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है, बट फिर आपको वो सब भी करना है ना, जैसे प्लेयर्स सब सीनियर प्लेयर्स भी यही कह रहे हैं ना, यू नीड टू फोकस ऑन हिज फिटनेस, यू नीड टू फोकस ऑन हिज गेम रादर देन दिस ऑल दिस आउटसाइड स्टफ और द नेगेटिव स्टफ गोइंग अराउंड। तो वही है। हाँ, आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट है ये डिफाइन करना मेरे दिमाग में। ऐसे तो जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तो बड़े आराम से प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं, बट ओवर हाइप्ड एक्चुअली मैं बोलना एक और काफी नाम पुट आउट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये नाम बार-बार आता रहेगा, 1 सेकंड केएल राहुल। डू यू थिंक दैट? पता नहीं यार, हाँ मुझे यार, एक हाइप वही वाली बात है, जैसे मैं शॉ की बात कर रहा हूँ वैसे केएल राहुल की बात कर सकते हैं कि ही वाज सपोज्ड टू बी द प्रिंस, मतलब गिल से पहले वो गिल से पहले ही वाज द प्रिंस, एग्जैक्टली ही वाज द प्रिंस, एंड टेस्ट में उनके एवरेज अर्ली 30s में 33 कुछ, तो ही हैज नॉट जस्टिफाइड, ही हैज नॉट जस्टिफाइड हिज टैलेंट फॉर श्योर, है ना, बट ही स्टिल हैज सम चांस। उसने पूरा गिव अप नहीं किया, बिल्कुल, फिटनेस मेंटेन है, जब चांस मिलता है बीच में 1-2 नॉक्स खेल जाता है, अभी सेंचुरी मारी है, सिंसियरिटी है, मोस्ट सिंसियर, गेम के लिए प्रॉपर सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, टीम जो बोलती है वो करने को रेडी है, 100% टीम प्लेयर, 100%। वो टीम इस टाइम इंडियन टीम में वही टीम प्लेयर है, उससे बड़ा कोई टीम प्लेयर नहीं होगा। ओवर हाइप हुआ है। आर यू सेइंग लोग अपनी 100 के लिए खेलते हैं? 100 के लिए सब खेलते हैं यार, केएल राहुल भी खेला था ऐसे, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी नहीं बनी थी वर्ल्ड कप लास्ट ईयर ग्रुप स्टेज, वो सबको चाहिए होती है 100 अपनी। बिल्कुल,
वो एक जब आपको पता है कि आप जीतने वाले हो, या तो बिल्कुल ही सेल्फिश होकर कुछ नॉक्स होती है कि मैच गया बाहर में कि मुझे सेंचुरी करनी है। एक होती है कि बचे हैं 7 ओवर, मार लो सेंचुरी, ठीक है, एक पर्सनल बूस्ट भी मिलता है ना, और उसमें कुछ गलत भी नहीं हुआ लगता। टीम के लिए भी अच्छा है ना। या अगर आपका एक मेन प्लेयर एक लैंडमार्क अचीव कर रहा है जिससे आपकी टीम को कुछ हार्म नहीं हो रहा, तो आप उसका मोराल बूस्ट होगा, अगले मैच में वो और पॉजिटिव माइंडसेट से जाएगा, तो वो परफॉर्मेंस टीम की ही बेटर होगी ना। वेरी राइटफुली सेड, टीम को हार्म ना हो और उनको मॉरली बूस्ट कर दे। मतलब कुछ इंटेंजिबल चीजें होती हैं जो कि लोग फोकस नहीं करते उनके ऊपर। या वो तो है। मतलब आई वुड टेक संजू सैमसन्स नेम बिफोर केएल राहुल। आई थिंक सैमसन ने अब जाके तो काफी परफॉर्म कर रहे हैं वो T20 फिर फ्लॉप हो गया, फिर इंग्लैंड में फ्लॉप हो गए। या आई थिंक मतलब हाँ जो उनने point, टैलेंट point. है उनका, उनने वो अभी तक जस्टिफाई करा नहीं है। ही इज ऑलरेडी अप्रोचिंग 30s नाउ। I think he is in his 30s now. What do you think about him? क्या सीन हुआ उनका? यार संजू सैमसन के साथ भी यार वही था ना, जब वो उसका हाइप बनना स्टार्ट हुआ एज अ विकेट कीपर इंडियन टीम में जगानी थी, तब वी हैड MS धोनी। वो इसी वजह से MS धोनी के टाइम में DK को भी इतने चांसेस नहीं मिलते थे। पता थोड़ा और डीप करते हैं इसको, क्यों हाइप बनी इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार वो टैलेंटेड तो है ना संजू सैमसन। आज भी जब हम देखते हैं उसको खेलते हुए तो सैमसन जो मारता है वो मारता है यार। एग्जैक्टली, टैलेंट तो है सर, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अनडिनाइबल टैलेंट, अनडिनाइबल यार। टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है, बहुत क्या, शॉर्ट बॉल भी अच्छी खेलता है, स्विंगिंग कंडीशंस में भी ठीक ठाक खेल जाता है, स्पिनर्स को डोमिनेट करता है, वो स्ट्रेट में छक्के मारता है, ओवरऑल गेम अच्छा है, पूरा वी में अच्छा खेलता है, तुम्हारे कट्स अच्छे मारता है, तो गेम तो अच्छा है ना। मतलब मेरी एक थ्योरी है, आप लोग बताना आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। विद गाइज लाइक पृथ्वी शॉ, लाइक संजू सैमसन, एक बहुत बड़ा फिनोमेना इंडिया में क्या होता है, व्हेन दीज गाइज आर वेरी यंग, जैसे 17-18 साल की उम्र है, 15-16 साल, जैसे पृथ्वी शॉ तो 14 साल की उन्होंने ब्रेकआउट कर गए थे। और इंडियन फैंस भी क्रिकेट को इतना ज़्यादा रिवर करते हैं, इतना ज़्यादा वर्शिप करते हैं, जब वो एक नए ऐसे बच्चे को देखते हैं यंग एज से परफॉर्म करते हुए ना, दे फील अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। संजू सैमसन का मुझे आपको भी याद होगा, जब 18 साल की उन्होंने 50 मारी थी राजस्थान रॉयल्स, तब से बैट था शायद, MRF के बैट से, या समथिंग लाइक दैट। तब से मुझे उनका नाम पता है कि वो तब से ब्रेकआउट करे हुए, एवरीबडी इज सेइंग कि इस बच्चे को लुकआउट करना है, अगले 10 साल में जाके इंडिया के लिए एक बड़ी चीज बनेगा। एंड व्हेन दैट थिंग गेट्स डिलेड, जितना वो डिले होता रहेगा उतना ज़्यादा वो इमोशन पेंट अप होता रहेगा फैंस के अंदर, एंड वो एक टाइम पे आके फिर वो भड़ास निकलती है सोशल मीडिया पे, एंड देन वी सी एग्जांपल्स लाइक संजू सैमसन, जहाँ पे अनपैरेलल्ड फैन फॉलोइंग है उनकी अपने राइट में। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कंपेयर हिम विद कोहली, रोहित, सचिन, धोनी, बट इवन आफ्टर प्लेइंग मतलब लेस देन 100 ODIs और 100 T20s, इतना बड़ा फैन बेस होना नहीं होता, नहीं होते, किसी के नहीं होते। प्लस PR भी इतनी नहीं है, लाइक लोग गिल लोग कहते रहते हैं कि PR है, ये हुआ है। संजू सैमसन इज नोवेयर क्लोज इन दैट मामला बट है यार, मतलब बंदे का हाइप है, कनेक्शन है शायद ऑडियंस से ग्राउंड लेवल पे, रिलेटेबिलिटी है, बिकॉज वही यंग एज से परफॉर्म करके, यंग एज से परफॉर्म करना है, सबको चाहिए कि अब करेगा। अंडरडॉग स्टोरी हो गई ना अब लोगों के लिए। एग्जैक्टली, लोगों को वो अंडरडॉग स्टोरी मिल गई, या वो एक अंडरडॉग है, अब तुम्हारा वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, या लेकिन वो एक टाइम पे स्टार था, या तुम्हारा एक प्रोजेक्टेड स्टार था वो एक टाइम पे, लेकिन अब वो अंडरडॉग है। और जो तुम्हारा चल भी रहा है ऋषभ पंत, वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है। He's a direct replacement for ऋषभ पंत ना, in white ball, विकेट कीपर। ऋषभ पंत की कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं व्हाइट बॉल में, तो फिर ये भी हो जाता है कि वो तो चल नहीं रहा, तो हम चाहते हैं ये चले, तो वो एक फैन का कनेक्शन हो जाता है कि नहीं भाई संजू सैमसन चलना चाहिए, अंडरडॉग स्टोरी है। लोगों को चाहिए ना कि वो ये पर्सनल स्टोरी से अटैच कर लेता है ना, हारा 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 जीता। प्लस पता है भाई, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है हमारे कल्चर में there is a certain craving for underdog stories, number 1 as you said, number 2 हम लोग को पसंद है कोई बंदा टॉप पे हो तो उसको गिरते हुए देखना। मतलब आई थिंक यार हमारे कल्चर में नहीं है, ये तो हर जगह ही है ना, हो सकता है मैं क्योंकि इंडिया में, बट ये भी है इंडिया में, वही है ना, इंडिया में टॉप पे गिरते हुए देखने का इतना नहीं है। इंडिया में वो है कि आपके फिर वो हो जाते हैं, फैन क्लब्स हो जाते हैं, एक स्टार कल्चर है इंडिया में, टॉप से गिरने से ज्यादा स्टार कल्चर है। क्या आपका जो टॉप बंदा वो अच्छा करता है, दूसरा टॉप बंदा गिरे, दूसरा टॉप बंदे ये है वहां पे, ये नहीं है कि टॉप पे ही गिरे, कि टॉप से गिरे। वहां पे ये कि मेरा फेवरेट प्लेयर X है तो Y क्यों चल रहा है, या Y नहीं चल रहा तो Y को गाली दो। राइट, इंडिया में ये स्टार कल्चर है, ये टॉप से गिराने का कल्चर इतना नहीं है।
किसी ने कभी नहीं चाहा कि सचिन गिरे, टू बी ऑनेस्ट, किसी ने नहीं चाहा कि सचिन तेंदुलकर सचिन गिरे। एक एक्सेप्शन लगता है मुझे यार। अब वही है कि उस टाइम इतना वो स्टार कल्चर नहीं था, क्योंकि उस टाइम क्योंकि सचिन ही था ही स्टार। राहुल द्रविड़ वगैरह थे, नो अनडाउटेडली राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सहवाग वगैरह सब स्टार्स थे, लेकिन सचिन का एक ऑरा अलग था, सब चीज अलग थी, नॉच अबव। हाँ। बट नाउ अब एक सब पैरेलल ही चल रहे हैं, एक कोहली, एक रोहित, फिर एक हार्दिक पांड्या का भी एक है हाइप सोशल मीडिया पे, बिल्कुल। तो फिर एक वो हो जाता है कि फैन वॉर्स बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि एक मैच में अगर वही यार तुम एग्जांपल देख लो, अगर विराट कोहली की नॉक वर्ल्ड कप फाइनल, अगर वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया हार जाती तो क्या होता? पूरा एक फैन बेस उस प्लेयर को गाली दे रहा होता है, बिल्कुल 100%। आई एम नॉट सेइंग वो और सेम अगर रोहित शर्मा की कोई नॉक ऐसे हो जाए तो कोहली के फैन बेसिस करेंगे ऐसा। अरे आपको याद होगा यार, वो एक टाइम पे जब हम हारने वाले थे, जब 30 पे 30 रह गए थे, तो ऑलरेडी कोहली को गाली पड़नी शुरू हो गई थी कि ये आपने क्लास में इतनी पढ़ाई कर रहा है, आपने क्या खेला। फिर और कुछ फैन बेस रोहित की कैप्टनसी को भी कर रहे थे, अक्षर को ओवर दे दिया, केस को ओवर दे दिया, यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए। वही है ना, क्रिकेट सब बैठे, सब अपने घर में कैप्टन बने बैठे। ट्रू। वही है कि यहाँ फैन वॉर ज्यादा है इंडिया में। ये नहीं है कि हमें टॉप से गिरते हुए देखना है। यहाँ पे न्यूट्रल प्लेयर, फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल अभी न्यूट्रल है, वेरी ट्रू। कोई नहीं चाहता कि जायसवाल गिरे। इंडियन क्रिकेट में कोई फैन नहीं चाहेगा कि जायसवाल का कोई डाउनफॉल है, क्योंकि राइट नाउ ही इज एन अंडरडॉग स्टोरी इन माय ओपिनियन। अंडरडॉग स्टोरी, बट अब एक स्टार बन गया है वो, अब बन रहे हैं। अब एक फ्यूचर स्टार तो जायसवाल और गिल जैसे प्लेयर ही है ना, बट कोई चाहता है कि जायसवाल गिरे? नहीं चाहता। अच्छा, आपने वो देखा है गायकवाड और गिल का जो लड़ाई होती रहती है फैन बेसेस में? हाँ, अब ये वही है, एक ये फैन बेस है क्योंकि गायकवाड़ को चांस, फिर ये कि आईपीएल फैन बेस भी है यार, एग्जैक्टली, कि वो चेन्नई वाला फैन बेस आ जाता है कि चेन्नई का एक लॉयल फैन बेस है, अब जिनको चाहिए कि हमारा कैप्टन खेले। ट्रू। अब वो वाला फैन बेस है। मुझे नहीं लगता गायकवाड़ का इतना बड़ा फैन बेस है, मुझे लगता है चेन्नई का ज्यादा बड़ा फैन बेस है। वेरी ट्रू। मतलब जो धोनी फैंस है वो भी उनको ही सपोर्ट करते हैं, ऋतुराज फैंस, कि हमारा कैप्टन खेले। बट फिर एज भी हो गया तुम्हारे कैप्टन की, चलो ठीक है एज इतनी नहीं हुई है, बट फिर गिल ने भी कुछ वाइट बॉल में तो एटलीस्ट कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल, कि आप उसको निकालोगे। ओडीआईज में तो ही इज अनडिनायबल वंस अगेन, मतलब ही इज द नंबर 1 बैट्समैन, कंसिस्टेंट है, मैच बड़े मैचेस में भी चल जाता है, आईसीसी इवेंट्स में भी इस बार अच्छा खेल रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप उसका कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बुरा भी नहीं था। प्लस ही गॉट डेंगू, तो मिड डेंगू में सबको पता है डेंगू के बाद क्या हालत होती है। ही रिकवर्ड फ्रॉम इट क्वाइट अर्ली, उसको जल्दी बुलाया गया। उसको न्यूजीलैंड वाले मैच में ही वाज क्लोज टू सेंचुरी आल्सो, ही गॉट सम इंजरी एंड सेमीफाइनल। हां, फिर उसके बाद वो गया वापस आया, तो इट वाज नॉट लाइक कि उसका कोई बुरा टूर्नामेंट रहा व्हाइट बॉल। टेस्ट में क्वेश्चनएबल है, पर टेस्ट में तो गायकवाड़ के भी बहुत अच्छे नंबर्स है नहीं। प्लस टेस्ट में मेनी पीपल फॉरगेट लास्ट ईयर हमारे सेकंड हाईएस्ट स्कोरर जायसवाल के बाद गिल है एक्चुअली में। ओवरसीज में नहीं चले, या बट ओवरसीज चलना पड़ेगा। हां, डेफिनेटली चलना पड़ेगा। गिल के नंबर्स तो क्वेश्चनएबल है, बाहर के ओवरसीज क्वेश्चनएबल है, क्योंकि बहुत बैकिंग दे रहे हैं उनको। 40s भी नहीं आया काफी इनिंग्स से, 35 इनिंग हो गई, ऐसा कुछ था शायद। वही था ना लास्ट टाइम, वो गाबा वाली इनिंग्स में, गाबा वाली उसकी लास्ट हाफ सेंचुरी वो है, गाबा 2021 वाला। हाँ, उसके बाद से नहीं आया नहीं है, तो क्वेश्चनेबल उनकी पोजीशन तो डेंजर में है। हाँ, डेफिनेटली वो तो है, बट वह उसको थोड़ा एक ज्यादा लीवे दिया जाएगा, फ्यूचर स्टार, मे बी फ्यूचर कैप्टन, जैसे उनको लीडरशिप ग्रुप में ला रहे हैं। बट वही है कि ओडीआई में नहीं निकाल सकते, टेस्ट में क्वेश्चन है। टेस्ट में गायकवाड़ तो है नहीं उनका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, टेस्ट में गायकवाड़ से ऊपर और ज्यादा है साई सुदर्शन है। गायकवाड़ से ऊपर तो साई सुदर्शन है ना पैकिंग ऑर्डर में। इवन देवदत्त पादिकल है जो आपके स्क्वाड में थे, अभिमन्यु ईश्वरन को तो खिलाएंगे, वो खिलाएंगे उसके साथ तो मतलब वो गलत ही हो रहा है। वो आप उनको लेके जाते हो स्क्वाड में, फिर आप बाहर से प्लेयर लाके उनको खिलाते हो, ईश्वरन को खिलाते ही नहीं हो। तो वो फिर आप केएल राहुल से ओपनिंग करा रहे हो जो आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है सीरीज से पहले, लेकिन आप ईश्वरन से नहीं करा रहे। फिर आप 1 डाउन भी पादिकल ला रहे हो, तो ईश्वरन का तो आई डोंट थिंक सो डेब्यू। वो तो कुछ होते हैं जो वसीम जाफर टाइप प्लेयर्स, ग्रेट डोमेस्टिक प्लेयर्स, लेकिन इतना जाफर को फिर भी चांसेस मिले थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया था, लेकिन उस टाइम टीम में कॉम्बिनेशन ऐसा था 5-4 5-5 जो थे हमारे, कहाँ से हट जाते, तो इसलिए जाफर का इसलिए थोड़े अनलकी थे।
बट अभी गायकवाड़ का तो आई डोंट थिंक सो जगह है। अब T20 में अभिषेक शर्मा निकालोगे तो सवाल नहीं उठता। अभी तो ये है कि जायसवाल को कैसे फिट करोगे उसे फिट करना पड़ेगा। गिल खुद फिट नहीं हो रहे अभी, गायकवाड़ कहाँ से आ जाएंगे? और गिल वाइस कैप्टन है ओडीआई के, वो T20 के, तो इन्होंने जिम्बाब्वे सीरीज कैप्टनसी की थी। है सीन काफी। अभी आप कैसे, आप गिल नहीं बिठा पा रहे, आप जायसवाल नहीं बिठा पा रहे, आप गायकवाड़ तो कैसे ही बिठाओगे? बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आईपीएल सीजन करना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद भी ये होगा कि बाकी फ्लॉप हो। ऐसा नहीं है कि खाली उनकी परफॉर्मेंस से वो आ जाएंगे, बाकी भी तो फ्लॉप हो ना। टू मेनी फैक्टर्स एट प्ले। तो गायकवाड़ का तो अभी पैकिंग ऑर्डर में बहुत नीचे हो चुका है। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि इसका उल्टा करते हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करता है लेकिन उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती इंडिया में? अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। डैम, दैट्स अ गुड शाउट। अजिंक्य रहाणे तो बहुत अच्छा शाउट अजिंक्य रहाणे क्यों? यार अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनना चाहिए था टेस्ट टीम का कोहली के बाद। दैट्स अ वेरी गुड शाउट। आई एम नथिंग अगेंस्ट रोहित शर्मा, बट रहाणे ने सीरीज जिताई थी ना। ही हैड मोर एक्सपीरियंस एज अ टेस्ट कैप्टन। रफली सेम एज के भी हैं। रफली सेम एज के भी। इट्स नॉट द एज फैक्टर, नॉट द फ्यूचर थिंग। और टेस्ट में तो रोहित से पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। और उस टाइम यही पर्सपेक्टिव लाना था ना कि तुम्हें एक वो चाहिए, स्प्लिट कैप्टनसी चाहिए। दैट्स व्हाई कोहली वाज द टेस्ट कैप्टन और रोहित को ओडीआई दी थी। इंडिया वाज रेडी, मतलब बीसीसीआई वाज रेडी फॉर द स्प्लिट कैप्टनसी। तो रहाणे बनाते ना, जहाँ पे हम बीजीटी हार ही गए थे ना, 36 ऑल आउट, एम्बैरेसमेंट हो ही गई थी ना। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मतलब बहुत ऑब्वियस शाउट थे रहाणे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? Why रोहित शर्मा in all 3 formats? यार वो ये हाइप बन गया था उस टाइम। सेफर ऑप्शन है ना, प्लस तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन है, ज्यादा मत्था नहीं, बट फिर वही वाली बात है ना, तुमने स्प्लिट के लिए रेडी तो हो ही गए थे ना। हाँ, कहने को तो हो गए थे। यू वर रेडी फॉर द स्प्लिट कैप्टनसी ना, कि कोहली को तो तुम टेस्ट दे ही रहते ना, बट तुम कोहली के लिए रेडी हो, स्प्लिट के लिए, रहाणे के लिए नहीं हो। बात आ गई ये, क्योंकि कोहली रोहित में से किसी को तो हटा नहीं सकते अगर आपस में दोनों है तो वही है कि रहाणे, पुजारा को नहीं मिलती उतनी रिस्पेक्ट। पुजारा एक डेकेड तो पुजारा ने भी नंबर 3 निकाला है ना। तुम्हारे बीजीटी बड़े बड़े बॉल उसने ही खाई थी ना। 2018 बीजीटी, 18 बीजीटी में सबसे ज्यादा रन थे। फिर उससे नेक्स्ट में पैट कमिंस के बाउंसर खा के खड़ा हुआ था ना। ट्रू। तो उन दोनों को वो रिस्पेक्ट, वो क्योंकि एक तो वाइट बॉल इतना नहीं खेले, बिग फैक्टर। आईपीएल नहीं खेले इतना। आईपीएल तो रहाणे फिर भी खेला है। नहीं है, पुजारा नहीं खेला, सॉरी। तो इसलिए पुजारा को यार, फिर भी हमने राहुल द्रविड़ को भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। राहुल हमने उस एरा में दी है, उस एरा में हमने सबको उतना इक्वली ट्रीट किया है लगभग। लक्ष्मण को भी हम उस एरा में बहुत हाईली, लक्ष्मण तो मुझे लगता है कि सबसे कम इस कैटेगरी में लक्ष्मण डालूंगा मैं। सॉरी, वेरी ट्रू। मतलब पुजारा, रहाणे, लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण अगर नंबर 3 पे खेलता तो क्या स्टार्ट्स होते भाई वीवीएस लक्ष्मण के। वो बंदा पूरी टेल के साथ बैटिंग करके इतने रन मारता था। पूरा लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी टेल के साथ बैटिंग करते थे वीवीएस लक्ष्मण। पता, मैं उनके बारे में एक पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था। मुझे पता चला था लेट 90s में ही वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, तो उन्होंने विलिंगली कहा कि मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा, रन बनाऊंगा, और जब मैं रन बना लूंगा तब आप मुझे खुद पिक कर लेना। आज की डेट में ऐसे कितने प्लेयर्स करते हैं? कोई नहीं करता। फोर्सफुली गए हैं खेलने। बीसीसीआई को कंपलसरी करना पड़ा एक तरीके से। डू यू थिंक मोहम्मद शामी भी इस लिस्ट में आ सकते हैं? मतलब आई नो कि ऑफ लेट उनको काफी रिकॉग्निशन मिला है, बट आई थिंक मतलब इज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ओडीआई इवेंट्स में तो आईसीसी के मतलब जिस टाइप उनका रिकॉर्ड है, आई डोंट थिंक ही गेट्स द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। एंड आई थिंक ये फैन पर्सपेक्टिव से है। मेरे पास एक और प्लेयर है जो कि मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट ने उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं करा। कौन? आई थिंक दैट्स अश्विन। मतलब अश्विन का, बट फिर भी यार अश्विन का एक फैन रिस्पेक्ट तो है। फैन रिस्पेक्ट है। आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने उतनी रिस्पेक्ट अश्विन का मुझे लगता है ना ओवर द इयर्स कल्ट बने। इवन अश्विन को भी आप टेस्ट कैप्टनसी में कंसीडर कर सकते हैं। ट्रू या फॉर श्योर कर सकते थे। मुझे भी लगता है ना, मतलब उससे शायद रोहित शर्मा के ऊपर कम प्रेशर आता। हाँ, नहीं, मैंने ये भी सुना था कि रोहित शर्मा वाइट बॉल कैप्टनसी तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एवर फॉर इंडिया। बट रेड बॉल तो क्वेश्चन उठते ही है ना। हर बड़ी सीरीज के बाद हम रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टनसी पे क्वेश्चन उठाते ही है। नहीं, गांगुली ने एक इंटरव्यू में खुद भी कहा था कि रोहित शर्मा वाज नॉट वेरी कीन कि मुझे वाइट बॉल रेड बॉल कैप्टनसी दी जाए। उन्होंने पुश करा
कि अभी ले लो भी ज़रूरत है टीम को, विच मेक्स यू वंडर भाई कि अश्विन रहाणे जैसे प्लेयर्स हैं, एंड अश्विन का आई थिंक तुम इस पर्सपेक्टिव से ही बोल रहे हो कि शायद कि ओवरसीज में हाँ मतलब खिलाते ही नहीं Defense था कभी नहीं उन्हें दी कभी, गई। yeah. या फिर वही है ना, ओवरसीज में कब नहीं दी गई, इस बीजीटी में नहीं दी गई, उससे पहले पर रिजल्ट आ रहे थे ना। WTC फाइनल, WTC फाइनल वो न्यूजीलैंड वाला हम खेले थे, उसमें भी, बट ही वाज अ बट उसमें नहीं खेलना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, उसमें एक स्पिनर खेलना चाहिए था क्योंकि बारिश हो गई थी। बट वही बात है ना, उसमें ही वाज अ बेस्ट बॉलर स्टैटिस्टिकली। मतलब दोनों में से एक स्पिनर खेलना चाहिए था। हाँ, उसमें आपको एक स्पिनर खिलाना था क्योंकि कंडीशंस ऐसी हो गई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई थी, आपको एक पेसर एक्स्ट्रा लेके जाना था। उसका सेकंड में आपने वही इंग्लैंड वाली अप्रोच से खेले थे, क्योंकि आपकी एक इंग्लैंड सीरीज गई थी ऐसी जिसमें आप एक स्पिनर के साथ आपने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप वही अप्रोच के साथ उस WTC में गए थे। प्लस पता मुझे अभी तक याद है वो जो फाइनल था WTC का 2023 में, हाँ। उसमें मुझे इतना स्पेसिफिकली वो चीज़ याद है, रोहित शर्मा टॉस पे आते हैं, टॉस जीतते हैं, कहते हैं कि वी आर टेम्पटेड टू बैट फर्स्ट, लेकिन अभी ओवरकास्ट कंडीशंस हो रही हैं, थोड़ी घास है पिच पे, बड़ा टेम्पटेशन है बॉलिंग करने का, वील बोल। और उसके 1 घंटे बाद जब लंच आने वाला था तब तक धूप आ गई। ये तो मिसरेड तो हमने किए हैं काफी चीजें यार। वर्ल्ड कप फाइनल सबसे बड़ा दर्द वही है I guess. हर बात घूम के वहीं पे आ जाती है। क्या तुमने सब कुछ ही, क्या तुम्हारी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई थी। Yeah. ये तो वही होता है कि फाइनल्स में आप प्रॉपर प्लानिंग पे नहीं जाते, आप वहाँ पे स्किल सेट काम आती है कि आपके प्लेयर्स जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में किया था। हमने सीखा, हमने 2-3 हार के बाद सीखा कि चीज़ें अगेंस्ट चली गई थी, मैच स्लिप हो गया था, स्टार्टिंग में विकेट्स आ गए थे, रोहित गया, सूर्या गया, पंत भी गया था, उसके बाद कोहली और अक्षर ने पार्टनरशिप बिल्ड की, लास्ट में कोहली ने 1-2 शॉट्स मारे, शिवम दुबे ने आके मारे, हमने एक रिस्पेक्टफुल टोटल बनाया, फिर बॉलिंग में स्टार्टिंग में प्रेशर बनाया, फिर बीच में चला गया 30 on 30, फिर वहां पे आके फिर कम बैक किया, तो वो हमने वहां से सीखा कि कंडीशंस जब अगेंस्ट जा रही है तो कैसे कम बैक करना है। वही हमने पाकिस्तान के मैच में भी किया था, वेरी ट्रू, कि हम कम टोटल डिफेंड करने के बाद, स्कोर करने के बाद उसको डिफेंड किया था हमने। बिल्कुल सही बात है। तो वही है कि हमने सीखा है गलतियों से, इंडियन टीम ने, ये इंडियन टीम की सबसे सही चीज़ है, इन्होंने अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दिया है अब जाके। प्लस आई थिंक फाइनली एम्ब्रेसिंग द मॉडर्न अप्रोच, कि हम लोग को थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ चाहिए, थोड़ा वाइड बॉल की बात करो, रेड बॉल में नहीं, थोड़ा वाइड बॉल में भी हम ज्यादा ही बैटिंग डेप्थ के लिए जा रहे हैं यार, इतना भी नहीं जाना चाहिए ना। प्लस अग्रेसिव क्रिकेट जो आप टॉप खेल रहे हैं अभी, अग्रेसिव क्रिकेट ठीक है, अग्रेसिव क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है, क्या कर रही है वो तो आई थिंक देयर इज अ बैलेंस जो इन लोगों ने, वही बैलेंस चाहिए 100%। इंडियन टीम ने लाना स्टार्ट किया है, बट स्टिल आई स्टिल फील के तुम्हें अपने जेन्युइन विकेट टेकर्स खिलाने चाहिए, ओके, क्योंकि बॉलर्स ही मैच और टूर्नामेंट जिताएंगे। जेन्युइन विकेट टेकर्स जरूरी है आपके खेलने। आप बैटिंग डेप्थ के चक्कर में आप सारे ऑलराउंडर्स नहीं भरोगे। ये एक एवर लास्टिंग डिबेट है जो कि हर जगह चल रही होती है कि नंबर 8 पे बैटर चाहिए कि नहीं चाहिए। नंबर 8 पे क्यों चाहिए बैटर? ये भाई इट्स अ नेवर एंडिंग। फिर तो बॉलर्स भी कहते ना, कल कोर्ट के मोहम्मद शमी कहते कि मेरे को चाहिए कि शुभमन गिल आके विकेट निकाले। मेरे से आज विकेट नहीं निकल रहे, मेरे को आज रन पड़ रहा है, शुभमन गिल से विकेट निकलवाओ, ओपनर से बॉलिंग करो। आई थिंक जिस तरफ गेम जा रहा है इट इज कि यार हम लोग बैट्समैन के लिए कितना कंफर्टेबल कर सके गेम को, उस तरफ ही जा रहा है पूरा बैटर फर्स्ट अप्रोच क्लियरली। मतलब टेस्ट अभी हमने बीजीटी में देखा भाई, मतलब क्या जरूरत थी इतने ऑलराउंडर्स खिलाने की, मतलब आपके ऊपर के अनएक्सप्लेनेबल, हाँ मतलब आपके ऊपर के बैट्समैन नहीं चल रहे तो इसके लिए हम बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज कर दें पूरी अपनी। अरे आप टेस्ट मैच तो वही है ना, क्लियर कट बात, वही 20 विकेट लोगे तो मैच जीतोगे। हाँ, अब 20 विकेट नहीं लिया तो आप मैच तो हार ही गए ना, या ड्रॉ हो गया। तो आपके पास वो 20 विकेट लेने वाले बॉलर्स हैं और आपके पास वो बॉलर्स ही नहीं है, आप जाई वो बॉलर्स के साथ हो जो आपके 12-13 विकेट लेंगे, तो आप कैसे जीतोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे दिमाग में 2 और नाम है, उनको पुट आउट करता हूँ। एक ये शायद वैलिड नाउ, शिखर धवन, डू यू थिंक मिस्टर आईसीसी और ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे मैनेजमेंट से जिस तरीके से उनको हटाया गया? मैनेजमेंट से प्रॉब्ली हाँ आई थिंक, बट वो फैंस के दिलों में तो नहीं, फैंस से तो मिला है, फैंस से तो मिला है। हम वही ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो धवन को रिस्पेक्ट मिली है, बट मैनेजमेंट से आउट। बट वही है कि धवन भी एक्सेप्ट ये एडमिट कर चुका था कि हिज टाइम इज प्रॉब्ली ओवर, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, जायसवाल आ रहा है, गिल आ रहा है, तो काफी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत प्लेयर्स नहीं कर पाते, बहुत ग्रेसफुली किया। और ठीक है, बिल्कुल हाई पे एंड नहीं किया, बट ऐसा भी लो पे एंड नहीं किया उन्होंने।
Yeah. रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट के साथ एंड किया है और अभी भी ड्रेसिंग रूम में आए थे फुल रिस्पेक्ट के साथ आया था हाँ, वेरी गुड वाइब. बिल्कुल पॉजिटिव वाइब प्रॉपर स्टाइल में आ रहा है बंदा सब खुश हो रहे हैं चिल्ला रहे हैं वही चाहिए होता है ना सीनियर प्लेयर से जब गया है तो ट्रू ये तो है. और एक और जो कि मुझे लगता है अब शायद उसकी जरूरत ही पड़ेगी, लेकिन गौतम गंभीर अपने टाइम पे थोड़ा अंडर अप्रिशिएटेड थे. हाँ अब भगवान उनको पूरा वो कोटा दे रहे हैं अभी. गौतम गंभीर का तो या फिर अब उसको वो भी मिलता है ना नेगेटिव भी तो मिलता है गंभीर आई थिंक इट्स अ बाय प्रोडक्ट नो. जब आप टॉप पे जाते हो तो मतलब गौतम गंभीर लाइक विराट कोहली इज अ वेरी पोलराइजिंग फिगर. हाँ। जितनी हेटरेड मिलेगी उतनी तारीफ भी मिलेगी आपको. व्हाट इज योर थॉट ऑन को या गौतम गंभीर वाज यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स हाँ मेरे को बहुत पसंद था गौतम गंभीर. मतलब वर्ल्ड कप जिताए हैं, वर्ल्ड कप जिताए और बायलेटरल में भी अच्छा खेलता रहा यार 100%. 2009 का तो हिस्टोरिक ईयर था उनका. टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी मिला है नेपियर पूरा खड़ा हो गया बंदा यार 2 दिन ऑलमोस्ट पूरी. 2 दिन खड़ा रहना न्यूजीलैंड में. अभी आज किसी को खिला लो न्यूजीलैंड में 2 दिन 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा आज. लास्ट गए थे 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए थे हमारे. आई थिंक जब वो पृथ्वी शॉ वगैरह खेल रहे थे ना उस टाइम की बात है. पृथ्वी शॉ मयंक अग्रवाल 21 की बात है मेरे ख्याल से. टाइम हो गया. करेक्ट. प्री कोविड था या सब. तो गौतम गंभीर ऑब्वियसली उनको इतना हमने नहीं इतना अप्रिशिएट किया गौतम गंभीर के प्रॉपर उसके उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए हैं T20 वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप then bilaterals big match player always a big match player you can bank on Gautam Gambhir even IPL legacy यार उस जनरेशन के ना मुझे लगता है वो सारे प्लेयर्स ही इट वाज अ ब्रीड जो बिग गेम प्लेयर्स थे. युवराज गंभीर सचिन खुद धोनी तो वही इसीलिए तो इस जनरेशन में धवन को भी उतना ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि कोहली और रोहित ज्यादा ले जाते हैं और फिर फ्लैम्बॉयंस की वजह से हार्दिक पांड्या अटेंशन ले जाते हैं. KL राहुल को भी अटेंशन मिलती है. देन बॉलर्स वी हैव द बेस्ट बॉलिंग जनरेशन 100%. तो इसीलिए शायद कुछ प्लेयर्स अभी भी पुजारा वगैरह को उतने नहीं मिला टेस्ट मैच में. ट्रू हो सकता है. एक जो लास्ट में क्वेश्चन इस सेगमेंट से रखूंगा ये भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है बट इसको एक अलग एंगल से अप्रोच करने का ट्राई करते हैं. कौन सा ऐसा प्लेयर इन योर आइज जिसने अपना टैलेंट अभी तक जस्टिफाई नहीं करा? ही शुड बी अचीविंग मच मोर. KL राहुल आई नो फिर से आएगा नाम ही बट अपार्ट फ्रॉम दैट कौन हो सकता है? ठीक है इसमें तो काफी लोग आ सकते हैं नाम में यार. अभी जस्टिफाई मैं अभी तो टाइम है यार. शुभमन गिल के पास मुझे लगता है टेस्ट में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ओवरसीज में. अभी पर टाइम है उनके पास. वो नहीं कर पाए जिनकी एज हो चुकी है आई गेस उस एंगल से. मतलब आप कह सकते हो कि अभी तक जिस भी एज के हैं जितना हो जाना चाहिए था मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं कर. मतलब एक होलिस्टिक व्यू से देखे आई थिंक सबसे बड़ा नाम जो मेरा हमारा वो पृथ्वी शॉ ही आ रहा है. हाँ जिस टाइप का वो टैलेंट था बिल्कुल ही पास नहीं है. मतलब दूर दूर तक मतलब उनके साथ के अंडर 19 प्लेयर्स आ गए ना. हाँ उनके बाद के भी आ गए. उनके बाद के भी आ गए. इवन फिर प्रियम गर्ग भी थे जायसवाल के कैप्टन. राइट. कोई नहीं पूछता आज. सॉरी टू से बट नहीं है बात नहीं चल रही. यशधुल का भी हाइप बना था बीच में. एक आई कांट रिकॉल कौन सी सीरीज थी बीच में नाम भी आया था यशधुल का. कॉलअप होने वाला है मेडन कॉलअप होने वाला है. फिर अल्टीमेटली हुआ नहीं. हाँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि यशधुल आने वाले टीम में. मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कौन सी सीरीज थी बट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी. उन्मुख चंद आई थिंक उन्मुख चंद का तो स्टार्ट होते ही खत्म ही हो गया था. उन्मुख चंद के ऊपर हमने इसी पॉडकास्ट किया था. ही इज फ्रॉम आवर स्कूल ओनली. तो हम लोग को मतलब मैं तो मुझे पहले से ही बैकएंड पे काफी कुछ पता था बट हाँ मतलब एक वो नाम थे एक विनोद कामली नाम आते हैं पहले से. हाँ जिन्होंने अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं करा. या बट विनोद कामली का ना नंबर्स अच्छे हैं. मतलब जितना खेला उतने में नंबर. तो वही है ना विनोद कामली का जो करियर रहा है. हम एक कहते हैं ये ना बहुत गंदा एग्जांपल देते हैं. विनोद कामली को हम कंपेयर करते हैं पृथ्वी शॉ से. विनोद कामली ने तो बहुत कुछ किया है. एग्जैक्टली फास्टेस्ट टू 1000 टेस्ट रन्स. बट आई थिंक उनके स्टैट्स मतलब उन्होंने जितना खेला जस्टिफाई किया. और इतना कोई अब हम देखें इंडियन क्रिकेट में जितने उन्होंने खेले कोई बहुत कम मैचेस भी नहीं खेले. वर्ल्ड कप भी खेले हैं तो पृथ्वी शॉ ने तो कुछ भी नहीं किया ना उसके. हम ये कहते हैं ना पृथ्वी शॉ इज द नेक्स्ट विनोद कामली. नो विनोद कामली हैज अचीव्ड मोर ऑब्वियसली. हाँ ये तो है. 2 वर्ल्ड कप खेलना और एक स्टिल कुछ टाइम के लिए तो टीम का प्रोमिनेंट फिगर रहना. पृथ्वी शॉ तो आए और गए. विनोद कामली से कंपैरिजन सही नहीं है. विनोद कामली ने ज्यादा अचीव किया है पृथ्वी शॉ से. और पृथ्वी शॉ को भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा विनोद कामली का लेवल पाने के लिए भी. बाकी हमने स्टार्टिंग में उनको सचिन और ये सब बोला था वो तो बहुत ही दूर की बात है. वो तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है किसी के लिए भी. बट विनोद कामली अचीव करना भी पृथ्वी शॉ के लिए भी बहुत मुश्किल चीज़ है.
ट्रू वेरी ट्रू। अब शायद चांस मिलेगा भी नहीं उतना। बहुत नीचे यार बैकिंग ऑर्डर में, बहुत मुश्किल है तो। बहुत मुश्किल है। मुझे पता है एक और नाम है, ये मैं बहुत ही पर्सनल ओपिनियन से आता हूँ यहाँ पे, श्रेयस अय्यर का जो करियर ट्रैजेक्टरी रहा है, मुझे लगता है ही शुड, हम लोग केएल राहुल की बातें करते हैं, मुझे याद है 220 लॉकडाउन वाले एरा में जब वो इंडिया की एक वो रेट्रो जर्सी नहीं आई थी, डू यू रिमेंबर दैट? उस टाइम पे आप उसके हाइलाइट्स उठा के देखो, जो स्पिनर्स को सीधे छक्के मारता वो था। हमेशा स्पिनर्स को मारता है। एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके करियर से 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने मिस आउट करा था इंजरी के चलते हुए। आई थिंक वो भी अभी पैन आउट नहीं करा है वैसे जितना पोटेंशियल वो होल्ड करते हैं। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ गेट अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हिम। मुझे यार, लगता है कि yeah, आगे you जाके do. अच्छा होगा उनका। बट सो फार आई थिंक यार मुझे तो ये भी लगता है कि he should be the next Indian captain. या कैप्टेंसी मटेरियल लॉट ऑफ पोटेंशियल बट वही है कि आई डोंट थिंक सो वो कंसिडरेशन में है। एग्जैक्टली। वो हमें ग्रूम ही उनको करना चाहिए था श्रेयस अय्यर को। जब रोहित शर्मा ने कैप्टनसी ली थी, सबको पता था कि रोहित शर्मा की एज हो गई है, हमें नेक्स्ट कैप्टन चाहिए। और श्रेयस अय्यर उस टाइम सेटअप का पार्ट थे प्रॉपर, तो वहां पे मिस आउट किया बहुत ज्यादा बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने, कि आपने श्रेयस अय्यर को उस विंग में नहीं डाला और वहां से ग्रूम नहीं किया। भाई श्रेयस अय्यर एक कैप्टन, उसने आईपीएल में प्रूव कर दिया ना, एक दिल्ली से भी प्रूव कर दिया, केकेआर से भी प्रूव कर दिया, डोमेस्टिक में भी अच्छी करता है, स्मार्ट कैप्टन है, काम रहता है बहुत ज्यादा। कभी मैंने तो फील्ड पे देखा नहीं अपना काम लूज करते हुए, शांत रहता है, अपना अच्छे बॉलिंग चेंजेस करता है, अपने प्लेयर्स को बैक करता है। बट वही है कि बैट्समैन अब लकीली ओडीआई में दोबारा उनको सीमेंट कर लिया, बट वही है कि ओडीआई का फ्यूचर क्या है। प्लस पता है ही इज दैट वन ओडीआई क्रिकेटर राइट नाउ इन इंडिया जो ये अप्रोचिंग 30s वाला जो बैच के प्लेयर्स है, जो कि मुझे लगता है अभी भी T20 में कम बैक कर सकते हैं। केएल राहुल के लिए आई बिलीव इट इज वेरी टफ। केएल राहुल के लिए तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द रोड है, बट यार श्रेयस अय्यर के लिए भी फिर डायरेक्ट कंपटीशन सूर्य है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका स्टाइल है, इट कैन वेरी वेल फिट इनटू द T20 टीम राइट। हाँ बट वही है यार, सूर्य वही एज फैक्टर, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तिलक वर्मा भी अच्छा खेल रहा है। तिलक वर्मा अच्छा खेल, फिर वही हमने बात की ना, शुभमन और जायसवाल की जगह नहीं बना पा रहा। बट मतलब ही इज दैट, बट श्रेयस अय्यर को टेस्ट कम बैक करना चाहिए होपफुली। हालांकि उस पर भी आई ऑनेस्टली बिलीव कि जो इंग्लैंड वाली सीजन उन्होंने खेली थी लास्ट टाइम, मतलब उसमें मुझे बहुत अनइम्प्रेसिव लगे थे पर्सनली। मैं डिसअपॉइंटेड था। वो खुद भी फुल फिट भी तो नहीं थे ना, जो विकेट थ्रो कर रहे थे वो बहुत बुरा लगा। बट उसने कितना काम किया अपनी टेक्निक पे। काम किया, प्लस अभी भी देख के लग रहा है कि ही हैज वर्कड ऑन हिज शॉर्ट बॉल, जो वीकनेस थी उनकी, अभी उनको एकदम से लग रहा है कि ही हैज वर्कड ऑन दैट। तो होपफुली मारते हैं, हाँ प्रॉपर बैट बॉल के ऊपर आ रहा है, अब ऐसे नहीं आ रहा, प्रॉपर ऊपर लाके मार रहे हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हिज हाइट, ही इज अ टॉल गाय। तो स्पिन के तो अच्छे खिलाड़ी थे, आई थिंक अब पेस के भी हो सकते हैं आगे जाके। नहीं, पेस के हो गए हैं, हाँ हो ही गए हैं, हो ही गए हैं। अब बंदा कितना प्रूफ करेगा फिर? तो विराट कोहली कितना प्रूफ करेगा कि मैं कवर ड्राइव खेल सकता हूँ? आउट तो फिर भी होगा ना वो। नहीं, प्लस उन्होंने ग्राइंड करी ना रणजी में जाके, जीते भी हैं, 2-3 चीजें जीते। सैयद मुश्ताक हर जगह परफॉर्म करा। तो वही है ना, श्रेयस अय्यर का कमबैक सही रूट पे है, बस उसको टेस्ट टीम में आना पड़ेगा। पर टेस्ट टीम में हम क्या टीम लेके जा रहे हैं, फिर वही एक माइंडसेट ना हो जाए सिलेक्टर्स का, वही ना हो जाए कि शॉर्ट बॉल नहीं खेलते, हम इंग्लैंड नहीं लेके जा रहे, बट लेके जाओ ना, प्रूव कर रहा है ना, डोमेस्टिक खेला है ना। एंड इट इज सो फनी क्योंकि अभी हम लोग ऑफ कोर्स गौतम गंभीर के बारे में बातें करेंगे, वो आती रहेंगे इसमें, बट अभी जब उन्होंने इंग्लैंड के पहले ओडीआई के बाद कहा था कि आई वाज नॉट इवन सपोज्ड टू स्टार्ट, जायसवाल स्टार्ट करने वाले थे, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि क्या मैनेजमेंट फुली ट्रस्ट नहीं करती श्रेयस को इवन इन द ओडीआई फॉर्मेट। अरे ये मैनेजमेंट काफी क्लूलेस है यार। हमें पता ही नहीं है ना, हमारा एक सीरीज पहले हमारा डिसाइडेड नहीं है, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड में हम क्या क्या करेंगे। जायसवाल was supposed to open play over Iyer, and now Jaiswal is not even in the squad. Arshdeep was supposed to open, but Harshit Rana खेल गए। Arshdeep was the first choice na in the team. Arshdeep, Shami and Bumrah. And now Arshdeep is not playing. He's warming the bench. तो यही हो जाता है। ये तो है। आई थिंक जब जो श्रेयस अय्यर वाली कॉल आई थी तब मुझे ये हिट करा था कि भाई ये कुछ ज्यादा ही क्लूलेस हो रही है मैनेजमेंट। कोई सर्टेनिटी है, वही है क्या? फिर बिग प्लेयर्स की जगह है तुम्हारे पास कि विराट कोहली यहाँ खेलेगा, रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली भी कहाँ खेलेगा? क्योंकि अगर जायसवाल खेलता तो गिल नंबर 3 आता, फिर तुम विराट कोहली नंबर 4 करते हो, तुम्हारा फिक्स कुछ नहीं है, सब चेंज होता। तुम बिल्कुल ही फ्लोटर टीम थोड़ी खेलोगे।
T20 में समझ में आता है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओडीआई थोड़ी तुम ऐसे खेलोगे, ओडीआई फॉर्मेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट ना। या वो अलग 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 फेज में खेलते हैं ना तुम। T20 तुम एक ही माइंडसेट से 20 ओवर निकाल दोगे, ओडीआई तुम एक माइंडसेट से 50, तुम एक मैच खेलोगे 2 मैच खेलोगे, बिल्कुल। जहाँ पे तुम्हारी पिच फ्लैट है तुम उसमें खेलोगे, आओ चलो सब मारते हैं आज, या आज मारते हैं 400। फिर वो इंग्लैंड वाला हाल होगा, हाँ या तो आर या पार। हाँ, फिर बॉलिंग नहीं चलेगी तुम्हारी, तुम बिल्कुल ही पाटा पिचों पे खेलोगे, तुम्हारे बॉलर्स भी तो पिटेंगे ना फिर। बिल्कुल है ये अच्छा ठीक है, यहाँ से हम लोग अगले सेगमेंट पे चलते हैं सीधा। मेरा एक थोड़ा स्पाइसी क्वेश्चन था, आंसर व्हिचएवर यू वांट टू। इन द टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन दिस मीडिया प्रोफेशन, जो भी आपने आईसीसी इवेंट्स को कवर करा है, सबसे ज्यादा शॉकिंग बिहाइंड द सीन्स न्यूज कौन से आईसीसी इवेंट से आई थी, और क्या थी वो न्यूज? या शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड कि यार ये भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ 2017 में जो अनिल कुंबले के साथ हुआ, ऐसे टाइप की कोई। यार वो तो फिर धीरे धीरे आना शुरू हो ही गया था ना। शॉकिंग तो यार वही था कि 2019 में बिल्कुल ही रोहित कोहली एंटी वाला स्टार्ट हो गया था ना। या यार ये मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है, बट आई हैव नेवर नोन द डेप्थ ऑफ इट। क्या हुआ एग्जैक्टली? यार थोड़ा बहुत यार वही एम्बिशन वाली बात होगी, बट उसमें वो सब इतना अच्छे से खेल रहे थे field में। सबको ये होगा ना, या कुछ जानबूझ के कोई नहीं हारता, हाँ ठीक है, या बट वही है कि एक एम्बिशन होंगे रोहित शर्मा के भी, जो कि गलत बात नहीं है। अपना एमआई की कैप्टनसी कर रहे हैं, 5 आईपीएल जिता दिए हैं, एम्बिशियस कौन नहीं होता, सब होता है ना, सबको चाहिए होता है कि मेरे को भी मिल जानी चाहिए, बट परफॉर्म किया था। वो वर्ल्ड कप आई गेस मेरे को तो 2023 से ज्यादा हार्ट ब्रेक मेरा 2019 था, ये काफी लोग कहते हैं ऐसा। मुझे पर्सनली 2023 ज्यादा लगता है, क्योंकि 2019 में भी हम डोमिनेट ही किए थे सारे मैचेस, वो भी इंग्लैंड में अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक बारिश आई और हम हार गए। प्लस आई थिंक द वाइब एंटरिंग इनटू दैट वर्ल्ड कप वाज कि हम डोमिनेट करने जा रहे हैं। 2023 में था कि भाई हम लोग इतना ज्यादा बार पिट चुके हैं कि यार अभी एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक वो हो गया था ना 2000, एक वो था ना कि उस टाइम एक विराट कोहली की वो था, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे हम, कि जा जाएंगे कि आज झंडे गाड़ के आने हैं, ये करना है। वो ऐड याद है जब वो उनकी वो परेड हुई थी, वो क्वीन, हाँ वो एंड्रयू फ्लिंटॉफ वगैरह वो आए थे, जब वो अनाउंसमेंट हुई थी कैप्टन सारे कैप्टन क्रेजी विराट कोहली आया था, कितना बड़ा हाइप था वो, अनरियल था वो कितना सही वो था, वो कैप्टन का फोटोशूट कितना सेक्सी फोटोशूट था वो, अनरियल था वो। बट वही है कि रोहित शर्मा इज a better ODI captain than विराट कोहली, No, they did not know at that point of time, no. पर जो भी था यार थोड़ा बहुत शॉकिंग तो लगता था ना सबको। तो ये क्या चीज, ये वर्ल्ड कप के बाद निकल के आते हैं, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप निकल के आता? ये उससे पहले से ही थी ना खबरें तो। बट अगर ऐसा था तो डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग ऑन रोहित शर्मा? जैसे अभी हम लोग मिस्टर फिक्सेड की बातें करते हैं, इनडायरेक्टली शॉट्स ले जा रहे हैं विराट कोहली के ऊपर कि रोहित कप्तान है, अभी टीम का माहौल खराब है, तो आप एक अपॉर्चुनिस्ट बन के मिस्टर फिक्सेड बता रहे हो अपने आप को। तो काइंड ऑफ सेम थिंग रोहित शर्मा ने पहले नहीं करी ये चीज ओडीआई में, और तब तो कोई सेंस भी नहीं था भाई। यार मेरे को तो फिक्सेड भी कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं लग रहा। अगर कोई फिक्सेड है भी और वो विराट कोहली ही है तो कोई अपॉर्चुनिस्ट तो नहीं है वो। आई हैव चेंज माय माइंड ऑन दिस, मुझे भी ओपिनियन थोड़ा अलग हो गया मेरा। यार तुम देखो ना कि क्या तुम्हारे पास रोहित शर्मा इज आउट ऑफ फॉर्म, अब सारी रिपोर्ट्स हैं कि ही वोंट गो टू इंग्लैंड, ठीक है, ही स्ट्रगल्स इन ओवरसीज कंडीशंस, टेस्ट फॉर्मेट वैसे भी थोड़ा बहुत रोहित शर्मा का ऊपर नीचे रहा है। सेकंड ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, 5 मैच उनको खिलाना बहुत रिस्की है, ठीक है, 5 मैच खिलाओगे नहीं तो फिर एक मैच में क्या कोई और कैप्टन बनाओगे? आपको एक 5 मैच की एक सीरीज में कम से कम एक कैप्टन तो रहेगा ना हमारा, तो अब कौन है तीसरा ऑप्शन? नहीं, सो माय पॉइंट इज, मैं क्यों डिफर करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक जब एक टीम एक टर्मोइल में हो, जब वहाँ पे क्राइसिस आ रखी हो, तो इट इज वेरी इजी टू ऑफर योर सेल्फ एज अ सोल्यूशन रादर देन बैकिंग द हेड ऑफ द शिप कि नहीं भाई मैं इसको बैक करूंगा, हम निकलेंगे साथ में। नहीं बट क्या वी नेवर नो ना कि क्या पीछे क्या बात हुई है, क्या पता पीछे यही बात हो गई हो कि ये ऑप्शन क्लोज है। हाँ भाई, कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता, हमें कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्ट नहीं पता ना, क्या पता बोल दे कि ऑप्शन तो भाई हटा दो, ये 50-50 हो गया, ये हट गया। और तो जिस तरीके से न्यूज को पोर्ट्रे करा जा रहा है वो इसी टोन पे है कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करना चाह रहा है, लेकिन रिपोर्ट बहुत नॉर्मल लिखी गई थी, रिपोर्ट कुछ खराब नहीं थी, जो रिपोर्ट फाइल की गई थी वो कुछ उसमें कुछ मेंशन नहीं था ऐसा कि विराट कोहली को बैक स्टैप कर रहा है या जो भी मिस्टर फिक्सेड है वो बैक स्टैप कर रहा है। वो एक प्रॉपर रिपोर्ट की है, वो पोर्ट्रे फैन बेसिस ने कैसा किया वो उसके ऊपर है। ओके,
वो पोर्ट्रे ऐसा किया गया कि बिट्रेयल है ये। अब ये बिट्रेयल भी बोल दो और ये भी बोल दो ना कि कोई स्टेप अप कर रहा है बिल्कुल ऐसे खराब टाइम में तुम्हारे, तुम बीजीटी हार गए हो, तुम न्यूजीलैंड पे होम पे हार गए हो और तुम्हारी खुद की फॉर्म भी खराब, अगर वो विराट कोहली तुम्हारी खुद की फॉर्म भी खराब है, लेकिन तुम कर रहे हो कि नहीं चलो जब तक तुम नया कैप्टन नहीं मिल रहा मैं रेडी हूँ, मैं कर लूंगा। डोंट यू थिंक दीज थिंग्स शुड हैपन एट द एंड ऑफ द सीरीज? यार ये वही है ना कि बीसीसीआई ने क्यों बात की फिर बीच में? I think the fact that Rohit Sharma was dropped, and I still think that he was dropped. I don't think that he stood down. उसका मतलब ही यही है कि बीसीसीआई सोच रही थी कि भाई डिसीजन लेना है जल्दी हमें अब इस पे, एंड दैट इज वाई उस टाइम पे भी जब ये न्यूज़ निकल के आई थी, न्यूज़ एज यू राइटली सेड न्यूज़ में कुछ गंदा नहीं था, उसमें ऐसे था कि समवन इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज द मिस्टर फिक्स इट। अब इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो कि भाई कोई बैकस्टैप करा है, एक पॉजिटिव भी ले सकते हो कि भाई कोई खड़ा है उस टाइम पे क्राइसिस में। ये क्राइसिस में तुम्हें कोई तो चाहिए ना क्राइसिस में, ये तुम फिर आउट ऑफ नोवेयर तुम इंग्लैंड सीरीज पे ये थोड़ी जायसवाल कैप्टन बना दोगे या शुभमन गिल कैप्टन बना दोगे, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल भी कैप्टनसी का। फिर वहां पे अगर तुमने शुभमन गिल कैप्टन बना दिया फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में, फिर विराट कोहली उसको सब सजेशन देगा, सब कंट्रोल करेगा कि नहीं ऐसा कर वैसा कर, फिर क्या आ जाएगा कि विराट कोहली इज कैप्टनिंग द टीम, या तो पॉजिटिव आ जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो विराट कोहली इज गाइडिंग, नेगेटिव आया तो विराट कोहली इज इंटरफेयरिंग, या बीट रोहित शर्मा अभी खेला तो रोहित शर्मा ने गाइड किया तो रोहित शर्मा इज द रियल कैप्टन, हार गए तो रोहित शर्मा इज इंटरफेयरिंग, शुभमन गिल हैज नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। ये तो आपने आईपीएल 2024 सीएसके का डिफाइन कर दिया। हाँ वही है ये एग्जैक्टली वही है। या क्या पता लोग गिल पे पलट जाए कि भाई जिसका खुद का फॉर्म ओवरसीज अच्छा नहीं था आपने उसको कप्तान क्यों बनाया? भाई मिस्टर फिक्सेट होना कोई गलत बात मुझे तो नहीं लगी। अगर कोई क्राइसिस के टाइम पे खड़ा होके बोल रहा है, चाहे वो कोहली की जगह केएल राहुल भी हो, आई एम नॉट डिफेंडिंग कोहली, केएल राहुल भी खड़ा होके बोल रहा है, ऋषभ पंत भी बोल रहा हो, तो कोई तो ओनस ले रहा है ना कि भाई हमारा कैप्टन जा सकता है, हमारा कैप्टन ने खुद को ही ड्रॉप कर लिया है, तो ही इज नॉट अ सर्टेनिटी इन द 11, ठीक है। तो कोई तो कैप्टन होगा। जसप्रीत बुमराह का फिटनेस इशू रहता है, 5 टेस्ट हमने देखा ना, फुल शॉटल खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिस करनी पड़ रही है ना। तो उनको वाइस कैप्टन क्यों बना रखा है फिर? अब सीखो ना उस चीज से, अब सीखो ना उस चीज से कि बुमराह अच्छा कैप्टन है, अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, सब है, बट तुम्हें फिर तुम कैसे खेल पाओगे बुमराह के साथ कैप्टन? आई एग्री 100%। मेरा तो यही कहना था कि बुमराह को नहीं होना चाहिए कैप्टन, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव 2 कैप्टन्स इन एवरी सीरीज। उनको लीडरशिप ग्रुप का पार्ट रखो। हाँ, टैग की जरूरत ही नहीं है कैप्टन की। टैग की जरूरत क्या? विराट कोहली का टैग थोड़ी है, लेकिन आता है ना सजेशन देने। जब हालत खराब होता है, फंसा हुआ होता है मैच, तो बुमराह को भी सजेशन दिए थे पर्थ में, रोहित को भी देने आता है, हर जगह आता है ना, टैग की जरूरत नहीं होती। बट मिस्टर फिक्सेट होना कुछ गलत नहीं है। ये नहीं, इस वाली डिबेट में इतने सारे एंगल्स हैं, इसके ऊपर एक अलग पूरा पॉडकास्ट ही बन सकता है। हाँ। तो ये है डेफिनेटली, एंड आई विल थिंक ओवर दिस इवन मोर। बट जो रोहित शर्मा वाला जो हमने कहा 19 में, बाय द सेम लॉजिक डू यू थिंक दैट वाज राइट? बिकॉज उस टाइम पे विराट कोहली हैड ऑनेस्टली नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एज सच। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हारे थे, लेकिन फाइनल तक आए तो थे यार। बट वही है ना, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा थोड़ी किया था कि अपना 5 प्लेयर अलग लेके घूम रहा था, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया था। एक एम्बिशन था लेकिन एक कप्तानी करने का। सबका होता है। अब क्या पता अभी यशस्वी जायसवाल का तो गलत थोड़ी सोच रहा है वो। बेसिकली रोहित शर्मा अगर उस टाइम पे ये एम्बिशन पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग को, मतलब मेरे पर्सनली कैप्टनसी के एम्बिशंस हैं, 5 आईपीएल जीता हूँ, 2018 में एशिया कप भी जीते थे एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन उस टाइम पे विराट कोहली की वो टीम थी, लीड वो कर रहे थे। ओडीआईज में ऑनेस्टली उस टाइम तक उनका विन परसेंटेज भी काफी अच्छा था, इफ यू रिमेंबर। तो इट जस्ट फील्स अ बिट ऑफ कि आप साइडवेज पोर्ट्रे क्यों करना चाहोगे, और अगर पोर्ट्रे कर रहे हो, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था कि ये चीज पब्लिकली आ कहाँ से रही है फिर? यार पब्लिकली तो फिर खुद ही आती है वही ना, आपके पीआर ही निकालता है। एग्जैक्टली, जो कि मिस्टर फिक्सेट के टाइम पे भी हुआ है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक प्लेयर नहीं लीक करा ये सब चीजें। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डोंट फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद समवन वांटिंग टू बी द कैप्टन। मतलब एक बहुत सिंपल चीज मैं बार बार ही कहता हूँ पॉडकास्ट पे, जतिन सप्रू ने बोली थी कि व्हाई वुडंट एम्बिशंस कोलाइड। अगर 2 एक इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इतने टॉप पे पहुंचे, एक बंदा 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता हुआ है, तो व्हाई वुड ही नॉट वांट टू बिकम द कैप्टन? ये बहुत सिंपली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हर जगह ले लिया जाता है, बट इंडिया में इस चीज को बहुत गंदी तरीके से देखा जाता है। वो तो है ही। अब हार्दिक पांड्या का कैप्टन बनना चाहता था T20 में, गलत थोड़ी है। उसको दी थी ना तुमने कैप्टनसी काफी सीरीज, उसने की थी ना अच्छी।
गुजरात को आईपीएल जिताया था ना, उसके नेक्स्ट सीजन भी फाइनल लेके गया था ना, बैक टू बैक सीजन अच्छा परफॉर्म किया था ना। या क्योंकि गुजरात की वो स्टार स्टडी टीम तो थी नहीं। जब पहला सीजन आया था किसी ने बोला था गुजरात जीतेगा, बट खेले थे ना, एक कलेक्टिव क्रिकेट खेले थे और सारे प्लेयर्स तारीफ करते थे हार्दिक पांड्या की। जो भी गुजरात का प्लेयर आता था, जो भी ब्रॉडकास्टर से बात होती थी, सब तारीफ करते थे, राशिद खान वगैरह के, आशीष नेहरा एंड हार्दिक पांड्या हैव क्रिएटेड अ एनवायरनमेंट इन द टीम, ये सब। तो अगर हार्दिक पांड्या के भी एम्बिशंस थे ना, ट्रू नहीं बना वो अलग बात है, पर कुछ गलत थोड़ी थे। रिपोर्ट हार्दिक पांड्या की बाहर आई थी ना कि हार्दिक पांड्या माइट बी द नेक्स्ट कैप्टन, बट सूर्या बन गया। एंड हार्दिक ने बहुत ग्रेशियसली उस चीज को एक्सेप्ट किया। कभी complain नहीं करा। मतलब आई थिंक द वेरी गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट पांड्या इज दैट ही नेवर हाइड्स दिस फैक्ट कि उन्होंने कैप्टन बनना था भाई। वो चाहिए थी कप्तानी। अभी रिसेंटली उनका चैंपियंस ट्रॉफी का फोटोशूट में एक इंटरव्यू था, उनमें उनसे पूछा गया नेम 5 इंडियन कैप्टन्स, तो उनमें एंड में अपना नाम ले लिया। अब वो जीत गए हैं वर्ल्ड कप, उन्हें जिता दिया तो उसको औरा कहा जाता है। इससे पहले इसी बात पे उन्हें गाली पड़ रही थी। ये कैसे कैप्टन, यू वर द इंटरिम कैप्टन, यू वर द मिस्टर फिक्सेड कैप्टन, यू वर द मेकशिफ्ट कैप्टन। वही कह रहे थे ना। तो 2022 के बाद तो खेला ही था ना रोहित शर्मा, तो वही कैप्टन था ना इंडिया का T20 कैप्टन। हार्दिक पांड्या ही कहना शुरू कर दिया था ना लोगों ने। आई थिंक हाँ, फेयर एस्पेक्ट है। मुझे एक और जो लगता है वो हम लोग के टाइम से थोड़ा पहले का था, 1996 वर्ल्ड कप का। उस टाइम पे भी आई थिंक काफी चीज़ निकल के आई थी। हाँ, जब एलिगेशंस लगे थे फिक्सिंग वगैरह के, तो वो तो यार फिर फिक्सिंग के एलिगेशंस तो आईपीएल में भी लगे थे। हाँ मतलब वो तो फिर 96 में पहली बार लगा था सबको शॉक। एग्जैक्टली कि फर्स्ट टाइम सबको लगा था कि जो गेम एक एलीट गेम है और जो ये है वो है कि प्रॉपर जेंटलमैन्स गेम पे प्योर है, इतना प्योर गेम है जेंटलमैन्स गेम। वो तो सबके ऊपर एकदम सब चीज़ें बाहर आई, तो लगा इंडियन क्रिकेट में भी बहुत बड़े वो लगे, एलिगेशंस लगे, सब लगे। फिर सचिन टुक द वो ओनस ऑन हिमसेल्फ, मैं हूँ वही है। तुम्हें ऐसे टाइम पे बड़े प्लेयर्स का खड़ा होना जरूरी होता है ऐसे क्राइसिस में। वेरी ट्रू। अब इसी टाइम पे सचिन को कहते जाता है कि आप मिस्टर फिक्सेड बन रहे हो, अजहरुद्दीन को बैक करना, आपका कैप्टनसी रिकॉर्ड खराब है। आपको वही है कि बड़ा प्लेयर का काम क्या होता है, एक एक्सपीरियंस बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। चलो कुछ ठीक नहीं जा रहा, मैं ले लेता हूँ। गाली भी तो वही खाएगा ना, हार गए तो। फेयर, ठीक है। एक और जो मेरा ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा आपने कभी देखा है कि किसी भी टूर्नामेंट में, और रादर इंडियन क्रिकेट की एज अ होली बात करते हैं एक बार, ठीक है, साउथ में, और रादर अगर हम लोग इंडिया को बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें, नीचे वाले पार्ट पर अगर लोग मुंबई को हटा दें, महाराष्ट्र को हटा दें, डू यू सी देयर इज अ सर्टेन प्रेफरेंस टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट प्लेयर्स को लेने में? लोग यूजुअली मुंबई लॉबी कहते रहते हैं, बट आई थिंक नॉर्दर्न सर्किट में भी जैसे काफी प्लेयर्स हमें निकल के आते हुए दिखते हैं। मुंबई लॉबी तो सबसे बड़ी है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का इम्पैक्ट तो है। सब मेजर डिपेंड करता है तुम्हारे सिलेक्टर्स, जो सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्टर्स हैं वो कौन से जोन के हैं। बट वो भी यूजुअली वहीं से आते हैं जो कि मेजर क्रिकेटिंग हब्स हैं, तो नेचुरली वो लॉबी परपेचुअली एग्जिस्ट करती रहती है। यार देखो, उतना तुम्हारे उसी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के प्लेयर्स को उतना तो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वी नेवर नो, बीसीसीआई को पता है ये आंसर। बट आई थिंक सिलेक्टर्स तो हर जोन के होते हैं ना, जैसे 5 जोन में से बट सेंट्रल, ये नॉर्थ, एक इम्पैक्ट होता है ना कि यार आप खुद देखो, एक वाइल्ड एग्जांपल है कि मयंक अग्रवाल को क्यों इतने चांसेस नहीं दिए गए। डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीजन? मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल दोनों का करियर आप साथ साथ रखो, टेस्ट करियर, होम रिकॉर्ड दोनों का इक्वल बेटर मयंक अग्रवाल का है, ठीक है, होम स्टैट्स। टेस्ट में अगर ओवरसीज जाओगे तो स्लाइटली बेटर है शुभमन गिल का। शुभमन गिल की 3 या 4 एवरेज ज्यादा होगी, अगर इसकी 25 है तो उसकी 28 होगी, ठीक है, पर चांसेस कितने कम मिले मयंक अग्रवाल को। शुभमन गिल को कितने ज्यादा मिल चुके हैं और कितने और मिलेंगे। मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं इतना बड़ा तुमने लॉन्गर वो दी, रोप दी? करुण नायर, हनुमा विहारी को मुझे ध्यान है, विराट कोहली स्टार्टिंग बोलते रहे ही कुड बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन, तब वो आंध्रा के कैप्टन थे, आंध्रा अच्छा खेलती थी। नेक्स्ट इंडियन कैप्टन के शाउट्स थे 2018 बीजीटी में, उन्होंने कहा भी था ना, जब वो 18 में था या फिर 21 में था, जब वो 18 में ही सेड कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हनुमा विहारी, ही कैन बी द नेक्स्ट लीडर या कैप्टन, कुछ था, आई एम श्योर था।
और था उसमें हनुमा विहारी 21 में भी बीजीटी में खड़ा हुआ था ना। आइकॉनिक। अब कहाँ है हनुमा विहारी? क्यों नहीं है हनुमा विहारी? ऋषभ पंत को कमबैक मिल गया ना। ऋषभ पंत को एक पूरा कमबैक हमने दे दिया ना प्लेट पे। गलत नहीं किया, आई एम नॉट सेइंग कि ऋषभ पंत के साथ कुछ वो हो रहा है, बट फिर दूसरों को भी दो ना। आई एम नॉट सेइंग शुभमन गिल को तुम मत दो चांसेस, पर तुमने मयंक को क्यों नहीं दिए? थोड़ा तो फेयर करो ना फिर, कि उनको भी उतना ही दो ना। मयंक का होम रिकॉर्ड तो था ना, एक टाइम पे था ना, ब्रैडमैन टाइप के उसके नंबर आ गए थे। सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारना स्टार्ट हो गए थे। साउथ अफ्रीका को मार रहा है, इंग्लैंड को मार रहा है, हर जगह मार रहा था ना। बट तो तुमने नहीं दिया उसको। ओवरसीज में वो फ्लॉप हुआ, न्यूजीलैंड फ्लॉप हुआ, ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप हुआ, बीजीटी सेकंड वाला, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया। शुभमन गिल भी नहीं चला ना अभी ओवरसीज में काफी टाइम से। वो अभी है ना, वो जाएगा ना इंग्लैंड। मयंक नहीं जाएगा, हनुमा विहारी नहीं जाएगा। पता है मेरा ना, क्योंकि इस चीज़ पे ना कोई स्पेसिफिक ओपिनियन है नहीं, मैं इसीलिए इसके बारे में और समझने के लिए टाइम एंड अगेन मैं अपने गेस्ट से पूछता रहता हूँ ये क्वेश्चन, एंड मुझे हमेशा वेरिड आंसर्स मिलते हैं। जैसे मुझे एक गेस्ट ने ये भी कहा है कि अब देखो जैसे अश्विन है, वो तमिलनाडु से आए हैं, अभी नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं, तो अगर आप में जेन्युइनली टैलेंट है तो आप ब्रेकआउट कर ही जाओगे। आई पर्सनली व्हाट आई हैव मेड ऑफ इट ये है कि जो इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें कुछ हद तक वो एक नेचुरल प्रेफरेंस होता है इन जगहों के लिए, क्योंकि इनके पास एक वो है, बॉडी ऑफ वर्क है पिछले 50-60 सालों का। यहाँ से हम लेजेंडरी क्रिकेटर्स निकालते हैं। मेरे को लगता है आप स्टार्ट सबको देते हो। हाँ, एक कॉल आपने वही अश्विन वाला बात, अश्विन को बुलाया, रेड्डी को लाए, आप एक स्टार्टिंग रोप सबको देते हो। आप ये डिपेंड करता है आप लंबा रोप किसको दे रहे हो। एक आप शुभमन गिल को स्टार्टिंग से ही प्रिंस बना रहे हो, नेक्स्ट बिग थिंग। एक आप मयंक अग्रवाल को नहीं बना रहे हो। तो यू थिंक कि जो पीआर वाला गेम है ये नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है इस चीज को? आई थिंक राहुल इज एन एक्सेप्शन, उनको तो अच्छा खासा लंबा रोप भी दिया जा रहा है। हाँ, वो कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं। अब हर चीज में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। फिर राहुल ने स्टार्टिंग में मारे भी तो थे। राहुल का करियर का स्टार्ट तो बहुत ही क्रेजी था ना। सेंचुरीज, T20 में सेंचुरी मार रहा है, ओडीआई में मार रहा है, टेस्ट में मार रहा है बड़े बड़े हंड्रेड्स। मेरा एक और पर्सपेक्टिव क्या है इसमें, ये चीज़ें मुझे लगता है डोमेस्टिक में ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम लोग अश्विन का केस लेते हैं, हम लोग नीतीश कुमार रेड्डी का केस ले रहे हैं। आई थिंक IPL एक इसमें बैरियर ब्रेकर है। अश्विन का भी ही बिकेम मेन स्ट्रीम व्हेन ही परफॉर्म फॉर CSK एंड IPL के थ्रू एक्चुअली में वो तमिलनाडु में कितने भी रणजी मैचेस खेल लेते हैं, शायद उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। वो तो यार वो होता है ना कि जब तुम्हारा कौन सी टीम का कैप्टन है, तब धोनी कैप्टन था, बहुत बड़ा तब मोहित शर्मा भी खेल रहे थे, शार्दुल ठाकुर को भी मिला था, तब चेन्नई के प्लेयर सारे थे ना, जडेजा को भी एक बड़ा रोप मिला था। ना स्टार्टिंग में जडेजा के नंबर्स थोड़े हिले डुले थे। हम मुझे ध्यान है कौन सा वर्ल्ड कप था, 2010 था, T20 वर्ल्ड कप 12 था, उनको वॉटसन ने बहुत मारा था, वॉटसन और वार्नर समथिंग बहुत मारा था एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस में। और जडेजा के स्टार्टिंग में बॉलिंग थोड़ा इतनी ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं थी जितनी अब है। जडेजा बैटिंग भी मॉन्स्टर लेटर। हाँ, 2013 के बाद जडेजा का पूरा करियर ग्राफ चेंज हुआ है। स्टार्टिंग के 1-2 साल उनके भी ढीले रहे, 100%। बट वो कैप्टन वाला बात भी आ जाता है कि तुम्हारा इंडियन कैप्टन कौन सी फ्रेंचाइजी को कर रहा है, वो फ्रेंचाइजी फैक्टर आता है। मोहम्मद सिराज का एक टाइम के बाद तो सब वही था ना, नेगेटिव इम्पैक्ट ही था ना। लेकिन कोहली ने बैक किया, वो अपना प्लेयर लेके आया क्योंकि उसने वहां पे उसको देखा वो कुछ गलत नहीं कर रहा, वो वहां से लेके अब रोहित शर्मा मुंबई के प्लेयर्स लाया, गौतम गंभीर KKR के लेके आ रहा है। अब हर्षित राणा के साथ दिक्कत ये हो गई कि हर्षित राणा इज नॉट अ बैड बॉलर, लेकिन उसका नेगेटिव एक वो बन गया और आसा बन गया है कि हर्षदीप को रिप्लेस कर दिया, सिराज की जगह ऊपर आ गया, बीजीटी में डेब्यू दे दिया, लेट इंडिया कैप दिया जिससे KKR ने उसको वो कर लिया, अनकैप्ड कर लिया। उसके साथ सारी सिचुएशन ऐसी होगी, हर्षित राणा का एक नेगेटिव थोड़ा इमेज सा बन गया है। पर उसने तो खुद तो कुछ गलत नहीं किया ना उसने। पर्थ टेस्ट में तो उसने अच्छी बॉलिंग की थी ना, ट्रेविस हेड को उसी ने आउट किया था ना आते ही। सही बात है। उस पिच के लिए था ना शैताना बढ़िया। अब सेकंड मैच नहीं चला, यंग बॉलर है, हार्डली कुछ खेला, दूसरा मैच नहीं चला, तुमने दूसरे मैच के बाद सीधा उसको राइट ऑफ कर दिया टेस्ट से। फिर अब वो दोबारा आया, अच्छा किया ना पाकिस्तान के अगेंस्ट में, रन नहीं दे रहा था ना, बांग्लादेश के अगेंस्ट विकेट लिए ना, तो वो उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। अब वो अगला जो कोच आएगा, अगर तुम IPL टीम से लेके आ रहे हो तो वो भी ऐसे ही करेगा। अगला जो कैप्टन बनेगा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के लिए नंबर 3 उसने सेक्रीफाइस किया ना। ट्रू। शायद रिंकू सिंह कहेगा मैं नंबर 3 खेलूंगा, तो शायद नहीं करेगा।
1% शायद मना कर देगा, पर तिलक वर्मा के लिए किया ना, वो तुम एक बॉन्डिंग हो जाती है ना, तुम उस प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, तो वो 2 महीने क्लोजली देख रहे हो सब कुछ, और एक उस फॉर्मेट में देख रहे हो, मतलब इसीलिए कोई एजेंडा नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल ह्यूमन, एक नेचुरल प्रोसेस है। बट मेरे को बस ये लगता है कि वो एक कुछ प्लेयर्स को थोड़ा आप जिनका एक पीआर स्ट्रांग हो जाता है जल्दी, उनको एक लंबा रोप मिल जाता है, कुछ को कोइंसिडेंटली पीआर नॉर्दर्न इंडियंस का ज्यादा स्ट्रांग होता है हाँ प्लेयर्स का। ये दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। मतलब मैंने एक रॉबिन थप्पा का इंटरव्यू सुना था एक, और उसमें उनने, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई इससे ये पता चलता है कि प्लेयर्स को भी ये चीज़ फील होती है। उनने ऐसे कहा था कि आप किसी भी दशक की इंडियन टीम उठा के देखिए तो उसमें 3 स्टेट्स के लोग होंगे, एक मुंबई है, एक पंजाब, एक दिल्ली है। ये हमेशा कांस्टेंट प्लेयर्स रहते ही रहते हैं आगे। मतलब वो सिग्निफाई यही करना चाहते, हिंट यही कर रहे थे कि बाकी स्टेट से निकलना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर ये मुझे लगता है कि आईपीएल एक बैरियर है। मतलब गाइस लाइक हार्दिक पांड्या बरोड़ा से, इंडिया की T20 टीम में कौन है दिल्ली से? अच्छा ऋषभ पंत भी नहीं आता। हाँ यार इस टाइम पे तो नहीं है। आई एम नॉट गुड विद बर्थ प्लेसेस ऑफ प्लेयर्स। नहीं, आई थिंक नहीं है शायद। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कोई है दिल्ली से, आई डोंट थिंक सो कोई है दिल्ली से, नहीं है शायद, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट डाउनफॉल पे है। हाँ, उसके तो काफी अलग रीजंस भी हैं, वो तो बहुत रीजंस है, वो तो अलग ही चीज है। पर दिल्ली क्रिकेट से कोई अभी कोई तुम्हारा ब्रेक थ्रू स्टार आ ही नहीं रहा। मतलब ऋषभ पंत नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो नहीं हो रहा। अब ऋषभ पंत तो स्टैब्लिश्ड प्लेयर हो गया ना, सॉर्ट ऑफ। ऋषभ पंत हटा दो, किसी यंग प्लेयर को, यशदुल को लाए तुम, नहीं ना, उसको नहीं मिला ना डेब्यू, दिल्ली का होते हुए भी, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होते हुए भी नहीं मिला उसे। तो ऐसा भी नहीं है कि होते ही होते हैं। विराट कोहली, शांत शर्मा और ऋषभ पंत, पिछले 10 सालों में दिल्ली में इनके अलावा कौन? और धवन। और धवन तो कब से खेल रहा है? 2006-8 से डोमेस्टिक खेल रहा है। धवन को तो हटा ही देना चाहिए, शांत को भी हटा देना चाहिए। कौन आया दिल्ली से? नहीं है इतने दिल्ली से भाई। होते हैं वही आते हैं जो बड़े होते हैं। इंडिया के लिए वही 50 टेस्ट खेलता है जिसके अंदर होता है। अब मुंबई से आते हैं, मुंबई के तुम्हें मिलते हैं। वही ना, ये लॉबी अगर है भी तो इसलिए क्योंकि एक वो बॉडी ऑफ वर्क ऑलरेडी है कि इतने बड़े प्लेयर्स आते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक अटेंशन भी ज्यादा मिलती है ना, एक कवरेज ज्यादा मिलती है, एक स्काउट्स वहां पे ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है ना, एक गोवा के मैच से ज्यादा स्काउट एक मुंबई के मैच में बैठा होगा ना। अरे मुंबई में तो, क्योंकि मैं खुद भी प्रोफेशनली खेलता था जब, तो स्कूल लेवल पर भी हम लोग यहाँ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में खेलते थे, वी वुड नेवर गेट द कवरेज, द नॉट इवन क्लोज, जो कि मुंबई में स्कूल सर्किट यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कवरेज है ही कहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ तो कवरेज है ही नहीं। यहाँ तो कवरेज है भी तो पेड कवरेज होगी। आपको जो आपके स्कूल्स होंगे वो पैसे देके करवाएंगे, पेड कवरेज होगी। वहाँ पे स्कूल क्रिकेट में सचिन कामली को स्पॉट करते हैं, सुनील गावस्कर अपने पैड देते हैं सचिन को, ये सब चीजें होती हैं। वो कल्चर अलग है वहाँ पे, प्रॉपर एक क्रिकेटिंग कल्चर है वहाँ। शिवाजी मैदान है ना, वहाँ सब कुछ है ना, वहाँ कल्चर बना हुआ है ना वहाँ। यहाँ पे नहीं है। यहाँ दिल्ली में फुटबॉलिंग कल्चर है, नहीं है। आपने एक दिल्ली की ISL टीम बनाई थी ना, आपको स्क्रैप करनी पड़ी ना। हाँ राइट, क्यों हुआ था वो? कल्चर ही नहीं बना पा रहे थे। आपका कल्चर बन ही नहीं पा रहा था ना दिल्ली में। एक फुटबॉलिंग कल्चर आपको चाहिए था कि नहीं, कैपिटल है, आपको एक दिल्ली की टीम चाहिए, दिल्ली डायनामोस, तो कल्चर ही नहीं बन पाए। फिर ओडिशा में हुआ ना वो कन्वर्ट, कि वहां पे था कल्चर, आप कल्चर उठा के ले गए। अभी दिल्ली में नहीं आ रहे प्लेयर, तो दिल्ली से नहीं आ रहे। अभी जहां से प्लेयर बन रहे हैं वहां से आ रहे हैं। मुंबई जीती, सैयद मुश्ताक, तो मुंबई के प्लेयर्स को मिल रहा है चांस। सही बात है। आप डोमेस्टिक जीतो, आपको थोड़ा एक आधा प्लेयर आएगा, आपको कंसिस्टेंट डोमेस्टिक में उस टीम को जीतना भी पड़ेगा ना। आपको वहां से करना पड़ेगा कुछ। ऐसा नहीं है कि मिलते हैं, और वही है कि विराट कोहली के यहाँ स्टेट से भी होता वो आ जाता ना। भाई मतलब मैं जो कंक्लूजन समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट की बॉडी ऑफ वर्क पीछे क्या रही है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, नेचुरल ह्यूमन बायस, रीसेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, बेसिकली रीसेंट रिकॉर्ड तुम्हारी टीम का भी क्या है। यूपी से कौन प्लेयर है अभी मेजर? कुलदीप यादव है बस, रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह ने भी IPL से आया है। रिंकू सिंह का आप IPL कहोगे, रिंकू सिंह यूपी से खेल के नहीं आया, वो 5 छक्के मार के आया है और जस्टिफाइड है उसका आना। T20 में ही इज द फिनिशर। बट यूपी से ऐसा कोई यूपी से खेल के थोड़ी आ रहा है। नॉर्थ का ही है ना यूपी। नॉर्थ की दिल्ली के बाद यूपी ही देखते हैं ना हम उठ के। यूपी से भी नहीं आ रहा, पंजाब से भी नहीं आ रहा कोई। अर्शदीप भी IPL के थ्रू आया ना मेजर। अब IPL के थ्रू है। अभिषेक शर्मा IPL, पूरा हैदराबाद, इसको हैदराबाद का प्लेयर थोड़ी बोले, आ गया साउथ से आ गया वो। सही बात है। अब वही है कि अब डोमेस्टिक से तो प्लेयर ही हम कम ले रहे हैं ना।
अभी डोमेस्टिक सर्किट से प्रॉपर हम प्लेयर आ ही कम रहे हैं, अब आ ज़्यादा से ज़्यादा IPL से ही रहे हैं। तो ये बात कहनी कि अब नॉर्थ का ज़्यादा इम्पैक्ट है या उसका ज़्यादा है, वो अब वो एरा गया। हाँ अब सीधा हो गया कि IPL में आप कहाँ से कैसे खेल रहे हो। टेस्ट में आ जाते हैं फिर भी, पर टेस्ट में भी हमारा एक पर्टिकुलर सेटअप ही है ना, हाँ ज़्यादा कुछ चेंजेस तो हुए नहीं है। शुभमन गिल हम ले ही आए ना, हमें शुभमन गिल को ऑफ फॉर्मेट प्लेयर बनाना था, हम ले आए। जायसवाल अच्छा खेल के आया है, या जायसवाल ने मारे थे ना डोमेस्टिक में अच्छे खासे, वो आया। वैसे ही प्लेयर्स आ रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि नहीं नॉर्थ से ही हम उठाएंगे। अब वही है कि जो कैसे जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आइडेंटिफाई किया था, इसलिए लेके गए। उसका ना कोई IPL रीजन था, ना कोई उसका हैदराबाद से होने का रीजन था। वेरी ट्रू, वो प्रोफाइल इतनी यूनिक है, वो चाहिए ही चाहिए। हमें वो प्रोफाइल चाहिए थी, जिस प्रोफाइल की डिमांड थी, डिमांड एंड सप्लाई का गेम था वो। या कि वो प्रोफाइल हमने देख ली, T20 में अच्छा कर गया। हम कोच T20 टीम में गया था, आई गेस बांग्लादेश सीरीज में गंभीर ने देखा होगा नेट्स में कि हाँ मे बी हम टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, इसकी टेक्निक है। हमने देखी टेस्ट में अच्छी बैटिंग की। हमें जो नंबर 7-8 पे बैटिंग चाहिए थी, जो आके रन मारे, क्योंकि 7-8 पे थोड़ी रुकेगा कोई। बिल्कुल, अगर 7 पे रुक जाएगा तो टेल एंडर्स आउट हो जाएंगे। जो नितीश रेड्डी 30 मार सकता है वो भी नहीं बनेंगे जब टीम ही ऑल आउट हो जाएगी। तो उसने वो स्किल सेट देखा, स्किल सेट देख के उठा के ले आया। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम हो चुका है। हमें क्या पर्टिकुलर प्रोफाइल चाहिए, हमने देखा कौन सी स्टेट छोड़ो, कौन सा अच्छा खेल रहा है, उसको उठा के रख लिया। पहले होता था हाँ थोड़ा स्टेट डोमिनेंट होता था कि मुंबई से ज़्यादा आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, सब ने खेले हैं। बट अब तो आई डोंट थिंक सो अब इतना ज़्यादा है, अब थोड़ा कम हो गया है। मतलब विद एज ये चीज़ हटते जा रही है ना। IPL इज ओनली हेल्पिंग। हाँ IPL इज प्रॉब्ली द मेन क्राइटेरिया। डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया ना बेसिकली, सबको आईबॉल्स मिल रही हैं, आप जिस भी टीम से परफॉर्म कर रहे हो। हाँ तुम खेलो। या वेरी ट्रू। अच्छा, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हम लोग सटली तब से बात करते आ रहे हैं, गौतम गंभीर के बारे में। व्हाई आर यू नॉट हैप्पी विद दिस मैनेजमेंट? क्या चल रहा है यार मैनेजमेंट से? यार देख, वाइट बॉल में तो गंभीर इज डूइंग ग्रेट जॉब। T20 में हमें नहीं लगा था ट्रांजिशन इतना स्मूथ होगा। कोहली और रोहित चले गए, हमें लगा था थोड़ा तो दिक्कत आएगी। कैप्टनसी, सूर्या की कैप्टनसी हमने बहुत ज़्यादा देखी नहीं थी, लेकिन सूर्या अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। अच्छे हमें लगा कि नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। बॉलिंग में क्या बॉलिंग है अर्शदीप के साथ, कभी कोई खेल रहा है कभी, पर सब कुछ वर्क कर रहा है। तो T20 में कोचिंग बहुत सही जा रही है। और T20 टैक्टिशियन भी है गंभीर। एज अ कैप्टन IPL जीता है, एज अ मेंटोर IPL जीता है। तो T20 माइंडसेट तो है गंभीर का, तो T20 में अच्छा कर रहे हैं। वनडे में देखा जाए तो एक सीरीज आ रहे हैं, बट फिर उसके बाद जीते। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी तक लकीली अच्छी जा रही है। तो ये रिलीज होगा तब मोस्टली जीत चुके होंगे, होपफुली जीत जाए। बट टेस्ट में तो क्वेश्चनेबल है 100%। टेस्ट में आप होम सीरीज हार गए हो, सबसे बड़ी चीज। आप चलो हारे, आप वाइट वॉश हुए हो न्यूजीलैंड से, जिसका रिकॉर्ड इंडिया में वैसे भी अच्छा रहता नहीं है। वो एक मैच जीत जाते वो भी बड़ी बात होती थी। वो तीनों मैच हरा के गए हैं तुम्हें, तुम्हारे फोर्टे में, तुम्हें स्पिन पे मार के गए हैं वो। और तुम्हारा मैनेजमेंट, तुम्हारा प्लानिंग ही समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या चाहिए, कि तुम्हारा स्क्वाड क्या जा रहा है। फिर तुम्हारे रिप्लेसमेंट प्लेयर आके मेन स्क्वाड के प्लेयर को भी रिप्लेस कर जा रहा है। फिर तुम 5 बॉलर क्यों नहीं खिला रहे हो? तुम्हें टेस्ट में भी एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए। तुम्हें पहले तुमने बैंगलोर में नॉर्मल पिच बनाई कि हमें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया टाइप की पिच चाहिए, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर तुम वहाँ हार गए। तुम WTC बचाने के लिए तुमने दोनों टर्निंग ट्रैक बना दिए, तुम वहाँ भी हार गए। आई थिंक जो प्रोसेस होता है किसी भी कोच का या फिर किसी भी टीम मैनेजमेंट में कोई भी अगर अपॉइंट होता है, मुझे वहाँ पे थोड़ा लैक दिखता है। क्योंकि ये जो ऐसे बहुत रिएक्शनरी डिसीजंस होते हैं, जैसे अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड की बात करी कि आप हर्षित राणा एकदम से अंदर ले आए। हमने BGT की बात करी, कैसे एकदम से फास्ट ट्रैक करा जा रहा है सबको। ये ऑलराउंडर वाली अप्रोच आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आ रहे हो, जो कि इतने काम नहीं करती। मतलब क्लियरली आपको दिखता है कि गौतम गंभीर वाइट बॉल के तो फोटे रख सकते हैं, बट रेड बॉल में नहीं रखते हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये एक रिएक्शनरी डिसीजन था BCCI की तरफ से कि हम लोग गौतम गंभीर को एक ऑल फॉर्मेट कोच बनाए? यार कोच तो हमने हमेशा से ऑल फॉर्मेट ही रखे हैं। हाँ, तो उसको स्प्लिट कोचिंग का तो आई डोंट थिंक सो BCCI के दिमाग में होगा भी। मतलब हम लोग कैप्टेंसी की तरफ जा रहे हैं, स्प्लिट कैप्टेंसी। शुड वी आल्सो गो टुवर्ड्स स्प्लिट होना चाहिए। आई थिंक अब होगा ही। अगर इंग्लैंड हम हार जाते हैं तो करना ही पड़ेगा। आप 3 सीरीज हार जाओगे तब तो
करना ही पड़ेगा, चाहे गौतम गंभीर कोच होता चाहे राहुल द्रविड़ होता, या जो भी होता सैक होता ही। और हम जीत जाते हैं तो क्या पता कंटिन्यू करें, क्योंकि गंभीर भी टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 हार गया तो वो हारेगा ही, बिल्कुल इम्प्रूव तो कर सकता है ना। 2 हार गए, वही है कि हमारा माइंडसेट क्या है, टेस्ट मैच खेलने का हमारा माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज हो गया। नए हर कोच के साथ नई प्लानिंग्स आती हैं। शास्त्री के टाइम हम अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, द्रविड़ के टाइम अलग हो गया था, गंभीर के टाइम बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब वो है कि अब शास्त्री वाला हिट था, द्रविड़ वाला भी फ्लॉप तो था नहीं, हम WTC फाइनल तब भी खेल गए थे। अब गंभीर वाला स्टार्टिंग में फ्लॉप हो, क्या पता धीरे धीरे ये भी हिट हो जाए, यू नेवर नो। बट वही है सिंपल सी चीज़, तुम्हें 20 विकेट लेने हैं, तुम्हें उसके लिए बॉलिंग 20 विकेट वाली चाहिए। इतना ज़्यादा बैटिंग डेप्थ में जाएंगे तो हम फिर सीरीज़ नहीं जीत पाएंगे। हम सीरीज़ में 2 मैच जीत जाएंगे, 1 मैच जीत जाएंगे। पता जैसे जब जय शाह ने क्या कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपने तीनों फॉर्मेट का कोच क्यों बनाया, तो जय शाह ने कहा था कि यार अगर गौतम गंभीर जैसे स्टैचर का प्लेयर मेरे से आके कह रहा है कि मुझे तीनों फॉर्मेट में कोचिंग करनी है, तो मैं मना कहाँ से कर दूंगा। सही बात है। हाँ, अब तुम उनको ODI T20 में तो ला ही रहे हो ना, और तुमने ट्राई किया नहीं है स्प्लिट का भी ट्राई किया नहीं है, पता नहीं है कैसा चलेगा। अभी स्प्लिट चल भी इंग्लैंड में रहा है, वो हिट तो था नहीं। इंग्लैंड थी बैसबॉल हाई पे था ना, बस जीतता कुछ रहा नहीं आता इंग्लैंड, चाहे मैकलम की कोचिंग में कुछ भी हाई बन रहा हो, इंग्लिश मीडिया कुछ भी बना रहा हो। WTC में से 4थे, 5वें, 7वें नंबर पे होते हैं। किया तो कुछ नहीं। अगर हम 5वें 7वें पे हो तो हमारे कोच की क्या हालत होगी। कितनी गालियां पड़ेंगी अगर हमारा कोच 5वां 7वां। लेकिन वहाँ मैकलम को फिर भी वही हाइप क्रिएट किया जा रहा है ना, उसको फिर भी टेस्ट से उठा के तुमने ODI में लिया है कोच, वाइट बॉल भी बना देना तुमने कोच। आई थिंक मेन पता है क्या, यहाँ पे फैन पर्सपेक्टिव देता हूँ, क्या क्वेश्चन करते हैं कि बेसिकली इतना सब्सटेंस और बॉडी ऑफ वर्क था नहीं गौतम गंभीर के पास, जिसके बेसिस पे टेस्ट का तो था ही नहीं ना। एक T20 में भी वो मेंटरिंग करी, उन्होंने कोचिंग कभी नहीं करी है प्रैक्टिकली। यार T20 में मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि T20 में आपको एक कोच चाहिए भी शायद नहीं होता। हाँ, T20 में यू नीड अ मैनेजर, यू नीड अ मेंटोर और अ मैनेजर टू कंट्रोल थिंग्स, टू मैनेज थिंग्स, कि तुम्हें क्या प्लान्स बताने हैं बस। प्लस ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वो KKR में एकदम से आते हो KKR जीत जाती है, तो टैक्टिकली ही इज वेरी साउंड। हमने ऑक्शन टेल पे भी देखा था, जो टीम उन्होंने बनाई थी तो वो जब कैप्टन थे तब भी ऑक्शन टेबल पे बैठते थे ना वैसा, और अपने प्लेयर्स लेते थे ना। उनको यूसुफ पठान चाहिए था तो आया था ना। नहीं, एक टाइम पे तो मुझे लगता है इंडिया के भी T20 कैप्टन बनना डिजर्व करते थे जब वो स्टेज हुआ था। उन्होंने ODI सीरीज की थी, 5 मैच किए थे न्यूजीलैंड में, 5 जीते थे, कभी नहीं जीते थे। तो वो भी एक ऐसा कैप्टन है जो मिस किया, बट तब हमारे पास MS धोनी था, तुम कैसे ही चेंज करते। वो तो है। मतलब मेरा मेन इसमें अब अच्छा दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा सब्सटेंस था नहीं, बॉडी ऑफ वर्क नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट बेस्ड ये डिसीजन लिया, और तो ना एक नेचुरल नैरेटिव इससे क्या निकल के आता है कि लोगों को लगता है कि उनको एक बहुत ज़्यादा हार्ड कॉल्स लेने के लिए बेसिकली टीम में लाया गया, यार व्हिच आई नीड नॉट नेसेसरली एग्री विद। यार पता है बहुत सारी सिचुएशंस हैं, चल जाती है चीजें तो कोई नहीं बोलता कि पीछे बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, एग्जैक्टली। T20 में कोई नहीं बोल रहा अभी, T20 में कोई बोल रहा है किसी मेंटोर ही था। हाँ, सही बात। किसी डोमेस्टिक टीम को कोच नहीं किया, किसी इंटरनेशनल टीम को कोच नहीं किया, अंडर-19 टीम को कोच नहीं किया, NCA में काम नहीं किया, कोई बोल रहा है नहीं ना। चल रहा है ना मामला, और क्रूज कंट्रोल पे चल रहा है, कोई जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ हिलाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा, फोर्टे ही नहीं है। या तो टाइम के साथ सीखेगा, या फिर उस टाइम आने से पहले हट जाएगा। यही चीज होनी है। टेस्ट फोर्टे नहीं है, ये क्लियर दिख रहा है, क्योंकि T20 का थोड़ा एक्सपीरियंस IPL के थ्रू मिल गया, तो वो काम आ रहा है। क्योंकि IPL छोटा मोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, बिल्कुल। वहाँ पे ज्यादा ही प्रेशर होता है, बायलेटरल से तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है कि हर मैच नॉकआउट हो जाता है एक टाइम पे। पैसों का प्रेशर कितना है? पैसों का प्रेशर कितना है, अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग टीम के अलग अलग माइंडसेट के प्लेयर्स हैं, सिर्फ 2 महीने साथ खेलने आते हैं, अलग कंट्री के प्लेयर्स, उन सबको मैनेज करना। वही है कि और 2 महीने साथ खेलने आए हैं, 2 महीने बाद एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेल रहे होंगे। तो वहां से सीखने को तो मिल गया, T20 का सेटअप तो मिल गया, टेस्ट का मिला ही नहीं। तो मे भी शायद ये लर्निंग पीरियड चल रहा हो। तो यही 2 लॉसेस शायद लर्निंग पीरियड सब कुछ सिखा दे, या फिर और टाइम चाहिए होगा तो और टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो फिर आप इंग्लैंड के बाद जाओ और स्प्लिट कोचिंग ले आओ, फिर आप VVS लक्ष्मण को ले आओ, वही है ना ऑप्शन। VVS लक्ष्मण को ले आओ आप टेस्ट में। मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सपेक्टिव कि उनको सीनियर्स जो खिलाड़ी हैं अभी हमारे पास, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबको हटाने के लिए
लाया गया उनको। जैसे आई टेल यू दिस कि गांगुली के लिए लोग ये कहते हैं कि व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट तो उनको कोहली को हटाने के लिए करा गया था। मुझे तो नहीं लगता गंभीर को इसलिए लाया गया है, क्योंकि आप इसीलिए आप गंभीर कब आए जब आप वर्ल्ड कप जीते विद रोहित एंड कोहली, और वो रिटायर हो चुके थे उस फॉर्मेट से। अगर इंडिया हारती, बहुत बुरा खेलती, बहुत बुरा ओडीआई वर्ल्ड कप जाता, बहुत बुरा टेस्ट रिकॉर्ड होता, तो आप लाते ना। समथिंग तो सारी चीजें स्मूथली चल रही थी ना, एवरीथिंग। आपका ओडीआई वर्ल्ड कप आप फाइनल गए, आपका वन ऑफ मैच खराब रहा, आप हारे। आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए, उनसे वो रिटायर भी हो गए। आपको T20 में ही तो चाहिए होती है ना यंग टीम, यूथ। आपको नया वो चाहिए, नया जोश चाहिए, फायर पावर चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ओडीआई में आपको अभी ये स्टेबिलिटी चाहिए। टेस्ट में आप आउट ऑफ नोवे पूरी टीम तो नहीं खड़ी करोगे, नहीं 11 प्लेयर तो नहीं आते नहीं, तो आप निकालने के लिए तो नहीं लाए हो। मुझे पता है ये क्या लगता है ना, ये भी समय का खेल है। जब गंभीर आ रहे हैं तो नेचुरली इन लोगों का रिटायरमेंट आएगा ही उस टाइम पे। तो इट जस्ट सो हैपेंस कि गंभीर के अंडर ही मोस्ट लाइकली ये कॉल्स ली भी जाएंगी। आई थिंक ये प्रो तो है गंभीर का, दैट वो आदमी ऐसा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसकी पर्सोना ऐसी, उसका ऑरा ऐसा है कि वो एक हार्ड कॉल ले सकता है। मतलब रोहित शर्मा 5वें टेस्ट मैच में अगर बेंच हो रहे हैं तो इसमें क्या लगता है गंभीर को? और उसके बाद भी गंभीर और कोहली का कितना ज्यादा लफड़ा रहता था हमेशा। अभी हर मैच के बाद क्या देखते हैं, दोनों हंसी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल ही है ना। एनवायरनमेंट तो खराब नहीं किया। वही एक वो हवा बन रही है कि ग्रेग चैपल वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा अभी। ग्रेग चैपल का पंगा गांगुली से था, वो फील्ड पे भी दिखता था ना, हर जगह दिखता था ना। यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कोहली से कुछ पंगा है। इन सेइंग दैट मुझे ये जरूर लगता है कि जो टैक्टिक्स, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी गंभीर लेके आते हैं टेबल पे, इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट देयर हैज बीन अंडर रोहित एंड द्रविड़। एंड एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है कि हाँ हमारे डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो एक डिफरेंट माइंडसेट जरूर है। यार वो क्लैश हर कोच का अलग होता है। हाँ एग्जैक्टली। शास्त्री अलग, डंकन फ्लेचर अलग, गैरी कर्स्टन अलग, द्रविड़ अलग, गंभीर अलग। कल को गंभीर की जगह मैकलम लेके आते हो फॉर एग्जांपल, वो अलग। पॉन्टिंग लाते हो, वो अलग। सबका ही अलग रहेगा। मतलब बात हुई ना कि जो नया कोच आ रहा है वो एज अ मैनेजर कितना सबमिसिव होता है कि मैं जो अभी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी है उसके साथ सरेंडर कर जाऊंगा, या फिर मुझे अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करनी है। तो वो वाली बात, जैसे आई जनरली बिलीव कि गौतम गंभीर T20s में इतना सीमलेसली राइट अवे सक्सेसफुल क्यों है, बिकॉज उनने कोई कमांड दिया, उनने एक विजन बताया, सब अलाइन हो गए तुरंत के तुरंत। सीनियर टीम में अभी वो है, बैकड्रॉप है, अभी बैगेज है रोहित शर्मा द्रविड़ के आइडियोलॉजी का। ये बैगेज के साथ साथ ये भी है ना कि गौतम गंभीर चलो ठीक है, कितने भी हार्ड कॉल्स लेने आए, वो आते ही नहीं कह सकते ना 2 मैच फ्लॉप हुआ के कोहली बेंच पे बैठे। हाँ बिल्कुल वेरी ट्रू। मतलब सीनियर टीम वो खुद नहीं चाहेगा, गौतम गंभीर खुद भी नहीं। टेस्ट में तुम्हें चाहिए ना सीनियर प्लेयर्स, एक स्टेबिलिटी चाहिए ना। आउट ऑफ नो वे 11 प्लेयर यंग तो नहीं खेलेंगे। तो तुम्हें 2-3 तुमने ऑलरेडी पुजारा रहाणे निकाल दिए, और तुम कोहली को भी और रोहित, इवेंचुअली जाना कोहली को भी पड़ेगा, बिल्कुल रोहित को भी पड़ेगा। और जो खराब फॉर्म है कोहली की, इंग्लैंड तो लास्ट हो सकता है 100%। पूरे चांसेस है लास्ट होगा, अगर यही आउट एज लगती रहेंगी और यही स्लिप पे कैच होते रहेंगे तो। बट फिर वही है ना कि एक होता है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अभी वो वाला तो नहीं आया कॉल, तो अभी जो चल रहा है गौतम गंभीर के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर तो है ना कि एक सक्सेसफुल टेस्ट टीम दी है उनको, बिल्कुल, विद द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द लास्ट डेकेड, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, प्लस जसप्रीत बुमराह द बिगेस्ट मैच विनर। उसको कैसे मैनेज करोगे तुम? प्लस इंजरी क्राइसिस इन द टीम, मोहम्मद शमी बाहर है, सारी चीजें भी तो ऊपर नीचे हो रही है ना। आई थिंक ट्रस्ट का भी खेल है। मतलब T20 फॉर्मेट में सबको पता है गौतम गंभीर जो बोल रहे हो मोस्ट लाइकली सही बोल रहे हैं। टेस्ट में सारे प्लेयर्स बोलते भी ना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस से कि आई वुड लाइक टू थैंक गौतम। अरे बस वही है ना, T20 में आप बाहर से जो प्लान बना के गए वो अंदर करो, खत्म है मैच। टेस्ट में अंदर भी कुछ हो सकता है, टेस्ट में नहीं बताना कि अभी क्या सिचुएशन हो गई। अभी लग गई 150 रन की पार्टनरशिप, हर सेशन में बदलता है, सारे प्लान खत्म। जो तुम प्लान लेके आए हो, अभी इसमें तो लाबुशन खड़े हो गए, उन्होंने मार दिया 150 रन की, स्टैंड हो गई, सारे प्लान ओवर तुम्हारे। तुम्हारा प्लान था कि तुम अश्विन के साथ आउट करोगे, जडेजा के साथ आउट करोगे, वो खेल रहे ढंग के, प्लान ही ओवर।
अब कंडीशंस चेंज हो गई, धूप आ गई, ये आ गया, पिच क्रैक्स आ गए, सारी कंडीशन चेंज। T20 में नहीं है ना कंडीशन चेंज, वही कंडीशंस है, कोई 20 ओवर 40 ओवर में चेंज होंगी नहीं वो। तुम एक प्लान बना के गए हो, हद से तुम्हारा कोलैप्स हो गया तो प्लान चेंज होगा, वो प्लान भी होता है बस, कि तुम्हारे पावर प्ले में 3-4 आउट हो गए तो प्लान भी होता है, वरना तो एक तुम्हारा बैकअप प्लान, एक वो प्रिपेयर्ड प्लान ही चलता है ना। टेस्ट में तुम वो प्रिपेयर्ड प्लान के साथ नहीं जा सकते ना, वहाँ पे चेंज होगा। ट्रू। ओडीआई में भी चेंज हो सकता है 100%। बट ओडीआई में स्टिल तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है, एक प्रॉपर टीम है। ओडीआई में हमारे पास एक ऐसी टीम है जो 2011 टाइप में थी। एक हमारे पास थोड़े बिल्कुल ही वैसे प्लेयर्स नहीं है, बट हाँ हमारे पास स्टैब्लिश प्लेयर हैं जो हमें टूर्नामेंट जिता देंगे। हमें भरोसा है कि ये आंख बंद करके टीम सेमीफाइनल तो जाएगी, फाइनल नहीं गई तो जीती नहीं तो। टेस्ट में हमें नहीं है अभी, क्योंकि हमने नंबर्स देख लिए और हमारा ट्रांजिशन भी स्टार्ट हो गया। अश्विन चला गया, जडेजा भी जाएंगे कुछ टाइम बाद, जडेजा भी कुछ टाइम बाद हमें चाहिए, और वॉशिंगटन सुंदर तो अभी तो अश्विन तो बिल्कुल नहीं है, उनका 50% भी नहीं है। बॉलिंग में तो कोई मैच भी नहीं, बॉलिंग में तो बिल्कुल ही मैच नहीं है। बैटिंग में भी अश्विन बहुत अच्छा करके गया है भाई, 6 सेंचुरी है, 6 सेंचुरी कोई हलवा नहीं होती टेस्ट में, वो भी डिफिकल्ट कंडीशन में मारी 100%। कोई ऐसे नहीं मारी कि सब मार के जा रहे हैं, मैंने भी गंगा में हाथ धो लिया। वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने लास्ट टाइम चेन्नई में सेंचुरी मारी थी, 21 में था मेरे ख्याल से वो घर पे, वो 100 को लोग इतना रेट नहीं करते, वन ऑफ दी बेस्ट 100 फ्रॉम नंबर 8 बैटर। अरे अभी भी तो मारी थी बांग्लादेश, लास्ट ईयर ही मारी थी यार बांग्लादेश, वो भी तो सब कुछ गया था ना, वो क्या पता वो मैच भी हार जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, नीचे आके मारते हैं, नीचे आके धोनी ने मार दिया ना। धोनी जितनी टेस्ट सेंचुरीज है, मजाक नहीं है, ओवरसीज भी है। करेक्ट। थोड़ा सा स्लाइडिंग हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ से अपने लास्ट सेगमेंट पे चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने कोच की बात करी, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मैं एज अ टॉपिक एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। परहैप्स वी विल मेक अ डिफरेंट पॉडकास्ट ऑन दिस ऑल्सो। मैं यहाँ पे प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ कि कैसे उनको ट्रीट करा जा रहा है हमारे क्रिकेट सेटअप पे। तो ऐसा मेरे दिमाग में जो जेन्युइनली पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग फुल सर्कल जाते हैं, हमने केएल राहुल की बात से स्टार्ट किया था, हमने कॉफी विद करण का मेंशन किया था कंट्रोवर्सी, जिस तरीके से उनके ऊपर बैन लगा था हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल के ऊपर, आफ्टर दे सेड व्हाटएवर दे सेड, डोंट यू थिंक बीसीसीआई इज ऑपरेटिंग टू मच पावर राइट नाउ ऑन प्लेयर्स का? कोई वेलफेयर इतना शायद दिमाग में नहीं है, ये सब बकवास है यार। वो बैन जो लगा था, बीसीसीआई पावर इन व्हाट वे यार, आई कांट गेट इट। सी बेसिकली मुझे ये लगता है कि सबके अपने पर्सनल व्यूज हैं, ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले। जब आप वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आपको इस चीज के लिए बैन क्यों करा जा रहा है एग्जैक्टली? यार ये इंडिया में रहेगा, वायलेंस प्रमोट इंडिया गॉट लेटेंट में हुई थी। मेरा सेम लॉजिक उसके लिए भी है कि कुछ ऐसा बोला ही नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम, मत देखो आप। यार ये फिर वही है ना कि आपको पता है आप कहाँ पे हो, आपको ये अब जब आप पब्लिक फिगर हो तो फिर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। डू यू एग्री विद दिस? नो, आई डोंट एग्री विद दिस, बट इट इज व्हाट इट इज, यू कांट चेंज इट, लाइक यू कांट चेंज सम थिंग्स ना। नहीं, बट किसी क्रिकेटर ने थोड़ी, वो क्रिकेट खेलने के लिए है, उसने कोई रोल मॉडल बनने के लिए थोड़ी आया है वो। बट फिर आप बन गए ना। बट यू डिड नॉट साइन अप फॉर इट। या मतलब आई थिंक वही यू डिड, हाँ, यू न्यू इट। ओके, ट्रू, यू न्यू इट। आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको पता है आपको क्या, आपके साथ क्या क्या होगा। जब एक 12 साल का बच्चा, जो 8 साल के को समझ नहीं आता, जब 12 साल का बच्चा सोचता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, उसको पता है उसको कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा, वो क्या होगा, ठीक है। यू हैव साइंड अप फॉर इट। अब कल को अब मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, मेरे को पता है ना मेरे को क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या नहीं करनी। ऐसा थोड़ी होगा कि आई हैव नॉट साइंड अप फॉर दिस कि मैं कैंटीन में जाके कुछ चीज नहीं बोल सकता। कुछ चीजें तो होती है ना, ठीक है। उसने, आई एम नॉट सेइंग कि बैन लगना चाहिए, कुछ लगना चाहिए, बट अब इसको ये भी नहीं कह सकते ना कि अब ये है हमारा कल्चर, आप उसके अगेंस्ट अब आप नहीं जा सकते, वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। एक्चुअली मतलब मुझे मेरी प्रॉब्लम हिपोक्रेसी से। अब बीसीसीआई के साथ खुद के इतने स्कैंडल्स नहीं होते क्या? खुद करप्शन के इश्यूज नहीं है ग्राउंड लेवल पे? यार वही है ना, बीसीसीआई फिर किससे क्या कर रहे हो? बीसीसीआई को और प्लेयर कितना बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन और उसका वर्कर, ये मानो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर थोड़ी बैन लगाएगी, वर्कर के ऊपर ही तो बैन लगाएगी। नहीं, कल को
मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ मेरा लॉस हुआ तो मैं वर्कर की तो इंक्रीमेंट रोकूंगा ना, ट्रू इनडायरेक्टली तो वही होगा ना. मे बी नॉट द राइट एग्जाम्पल फॉर इट, बट मैं अपने ऊपर थोड़ी कोई इम्पोजिशंस ला दूंगा. अगर उनके ऊपर खुद है हिपोक्रेसी तो वो होगी ना, बाहर के लोगों के लिए हिपोक्रेसी है. बीसीसीआई हिपोक्रेट नहीं है, वो अपने लिए थोड़ी कुछ गलत करेगा, खुद थोड़ी अपने ऊपर कहेगा नहीं उड़ता तीर लेगा. नहीं, माय प्रॉब्लम इज कि देयर आर क्लियरली थिंग्स दैट आर नॉट गुड इन द फंक्शनिंग ऑफ बीसीसीआई. ये मैंने ग्राउंड लेवल पे खुद भी एक्सपीरियंस करा है. बट आप मॉरली लेक्चर दे रहे हो प्लेयर को कि आपने ये क्यों बोला. नहीं, आई थिंक पॉइंट वही है कि मतलब आप प्लेयर की शिकायत बीसीसीआई से कर सकते हो, बीसीसीआई की शिकायत किससे ही करोगे. बीसीसीआई अपने आप से थोड़ी शिकायत करेगी. फिर तो उसके लिए तुम एक फिर गवर्निंग बॉडी बनाए. कौन बनाएगा गवर्निंग बॉडी? फिर ट्रू, मतलब ये मॉरली बीसीसीआई अपनी शिकायत किससे करेगी? बस प्राइवेट है तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलेगी ऐसा. मतलब ये चीज है, बट मुझे लगता है कि एक प्लेयर अनफॉर्चुनेट रियलिटी नहीं है थोड़ी सी. मतलब एज यू राइटली सेड कि ही न्यू व्हाट ही साइंड अप फॉर. जब वो क्रिकेटर बन रहे थे उन्हें पता था कि एक वो पब्लिक पर्सनालिटी बनेंगे, और इंडिया में पब्लिक पर्सनालिटी को कैसे देखा जाता है वो भी सबको पता था. ये नॉट इन ऑस्ट्रेलिया कि आप वर्ल्ड कप जीतने के बाद जूते में बियर डाल के पियोगे. उसने तो कुछ बोला भी नहीं था. उसने तो कुछ बोला है. तो अनफॉर्चुनेट ही वाज लाइक इंडियाज गॉट लेटर. आशीष चंचलाई ने कुछ नहीं बोला. जाते वो भी रहे ना रोज अपनी स्टेटमेंट देने. ये तो यही चीज है. हाँ, इवन दैट बियर बॉटल इंसिडेंट आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई वो मतलब उसने पोस्ट कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है. सोचा भी नहीं हुआ आई थिंक. हाँ, बट वही है कि कैसे आपको मिचेल मार्श ने किया ना वो पोस्ट. हाँ, किस ऑस्ट्रेलिया में किसी को फर्क पड़ा? वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखा हुआ ऐसे. ऑस्ट्रेलिया में किसी को फर्क पड़ा नहीं. इंडिया में ये रख देता हार्दिक पांड्या. इंडिया में तो मिचेल मार्श को गाली निकालने लग गए थे कि भाई तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की. ये हम जीतना चाहते थे. भाई वो जीत चुके हैं और उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं. ये उनकी है. अब वो इसके साथ कुछ भी करे. उन्होंने जीता है ना, चुराया नहीं है ना. जीतने के बाद कोई कुछ भी करे उसके साथ. तुम जीत जाते, तुम इसको रख लेते अपने महलों में. ये तो है. तुम सजा के रखते. वो जो जीता है वो उसका हक है, फिर वो उसके साथ कुछ भी करे. तो बेसिकली व्हाट आई मेक ऑफ इट इज कि एक कल्चरल थिंग है इंडिया में एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. हाँ, ये शायद अनफॉर्चुनेट है, गलत है. लोगों को अपना व्यूज एक्सप्रेस करने देना चाहिए, ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल. बट फिर वही है कि जब पब्लिक फिगर हो तो थोड़ा सा फिर स्क्रूटनी तो मिलेगी. आपको स्क्रूटनाइज तो करेंगे लोग. या तो उसके रेडी हो जाओ, थिक स्किन्ड हो जाओ कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये भी हूँ. कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग क्रिकेट में नहीं है ऐसे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाता है. अगर करियर बनाना है आप और फील्ड्स में देखो, मे बी नसीरुद्दीन शाह और अनुराग कश्यप है ना, थिक स्किन, बोलते हैं ना अपनी बातें, उसी पे स्टिक करते हैं ना. उसके बाद भी मूवीज भी कर रहे हैं ना. आप इंडिविजुअल बिजनेस पे तो हो नहीं उनकी तरह. यहाँ पे आप टीम में हो, फिर पूरा इम्पैक्ट टीम पे आ रहा है. पूरी गालियाँ बीसीसीआई को पड़ रही है, तो फिर बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ रहा है. वो भी एक्शन बैन करके वापस ले आए ना टीम में. या तो करियर ही खराब कर देते, या तो ऐसे करते हार्दिक पांड्या टीम में आया ही नहीं, केएल राहुल आया नहीं. उनको भी पता था बीसीसीआई को कि थोड़े टाइम का हवा मच रही है, ये वही ना वेव है, इसको शांत करते हैं फिलहाल. उन्होंने वो शांत किया, अपना फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए, बैन लगाया. उसके बाद वापस दोनों 2-3 महीने बाद वर्ल्ड कप खेले थे. दिस इज एक्चुअली सो ट्रू. मतलब आपने कहा कि बीसीसीआई ने रेगुलेशंस इससे लगाई क्योंकि पब्लिक ऐसे रिएक्ट करती, तो अल्टीमेटली पब्लिक पे तो बात आ गई. अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो बीसीसीआई को जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर पब्लिक कुछ नहीं कहता तो बीसीसीआई थोड़ी कुछ कहता. नहीं, तो कल्चर इज मेड बाय द सोसाइटी नो. तो सोसाइटी में लोग ही तो होते हैं, तो वही बात है. लोगों की गलती है, मतलब बीसीसीआई की गलती नहीं हुई ना. बीसीसीआई ने बीसीसीआई फिर अगर तुम नहीं एक्शन लोगे तो बीसीसीआई गलत. मतलब आई थिंक somebody has to take the stand. नो, बीसीसीआई चाहती तो बोल सकती थी ना यार ऐसा कुछ गलत थोड़ी है. उसका आप यहाँ पे स्टैंड ले सकते हो, ऑनेस्टली बताओ. हाँ, वही बात है कि प्रैक्टिकली जो भी चीजें वो इम्पॉसिबल है. वही है ना, प्रैक्टिकली तो चीजें चलेंगी. एग्जैक्टली. हम अंदर बैठ के, चाहे वहां पे भी उस टाइम प्रेसिडेंट थे जो भी, अब तो वो थी ना विनोद राय, कमेटी थी ना, वो सब बोल रहे होते कि नहीं कुछ गलत नहीं किया. हाँ, कोई बड़ी बात नहीं कि बिहाइंड द सीन्स बोला हो कि हार्दिक पांड्या को शायद बोला हो कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमें करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. मॉरल सपोर्ट तो दिया होगा ना. या तो ये हो कि मॉरल सपोर्ट भी ना दिया हो, सीधा बोल दिया कि तुम गए टीम से बात, तुमसे हो गया पाप, तुम अब भूल जाओ टीम में आना. तब होता कि बीसीसीआई हिपोक्रेट हो गई.
बीसीसीआई ने स्टैंड लिया, 2-3 मैच का बैन लगा था, उसके बाद वापस आ गए, एग्जैक्टली। खेले, अभी तक खेल रहे हैं। उसके बाद ना उनसे कुछ गलतियां हुई, वो भी सीख गए, दोनों ने कुछ नहीं किया। इसीलिए पब्लिक मेजर है कि Within 20 days they were back in the team. बीसीसीआई ने सही किया, सारा नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया था, बैन लगते के साथ ही सब चुप हो गए थे। वो उस टाइम नीड ऑफ द आवर थी, अगर बैन नहीं लगाते तो महीनों महीनों गाली खा रहे होते दोनों। मॉरल शेमिंग तो हर जगह हो रही होती। हार्दिक पांड्या जहां जाता वहां मॉरल शेमिंग होती है। अब सबको ये तो लगा चलो इनकी पनिशमेंट मिल गई, लोगों को पनिशमेंट चाहिए होती है, पनिशमेंट मिल गई, लोग शांत हो गए। राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। आई एम वेरी हैप्पी नो कि आप फुटबॉल भी इतना अच्छे से फॉलो करते हैं। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे एक्चुअली, हाँ, राइट। हमने कैसे बात करी कि फुटबॉल में भी इतना वर्कलोड हो गया है कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट है नहीं आजकल के टाइम पे। 60-70 गेम्स उन्हें खेलने पड़ रहे हैं पूरे सीजन में। बट फुटबॉल में प्लेयर्स एसोसिएशन होती है, अभी तक उनने कोई ऐसा स्टैंड ले नहीं पाए वो इस पूरे चीज़ के अगेंस्ट कि हमें मैचेस कम खिलाओ। बट ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ले लें। क्या हम क्रिकेट में ये चीज़ देख सकते हैं कि आगे जाके एक प्लेयर एसोसिएशन बन जाए? क्योंकि क्रिकेट में भी ये मैचेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और वर्कलोड इश्यूज आने लग गए हैं धीरे धीरे। यार फुटबॉल में भी बनेगी तब भी नहीं चल पाएगी वो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, क्यों इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। पावर गेम, मनी गेम, एट द एंड ऑफ द डे सब बिजनेस है। यूएफए को पैसा कमाना है, उनको पता चल गया सुपर लीग जैसा कुछ आ सकता है, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया चैंपियंस लीग का, ज़्यादा मैचेस कर दिए। फीफा ने देखा यूएफए ने कर दिया, उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप का पूरा चेंज कर दिया। अब जब बॉडी ही जो गवर्निंग बॉडीज हैं वही ऐसे काम कर रही हैं तो कह देंगे तुम अपनी बेंच स्ट्रेंथ लाओ, तुम यहाँ बी टीम खिलाओ, बी टीम खेलना शुरू कर देंगी। क्या होगा, ये क्लब वर्ल्ड कप चला, इसमें शायद टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगी, उसके बाद इंजरी स्टार्ट हुई तो अगले साल से क्लब वर्ल्ड कप अगर नहीं चल पाया ऐसा तो अगले राउंड में कह देंगे अपनी बी टीम लेके जाओ। कोपा डेल रे जैसे टूर्नामेंट्स, एफए कप जैसे मैच, उसमें हर मैचेस में थोड़ी अपने सब ए टीम के साथ खेलते हैं। अपने आपको बेंच, फुटबॉल में तो आपको बेंच स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जैसे ऐसी क्रिकेट है। हम एशियन गेम्स गए थे ना बी टीम के साथ, हम खेल जाते हैं ना अपनी बी टीमों के साथ, तो ऐसा कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होगा, बी टीमें बननी स्टार्ट होंगी। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बहुत तगड़ा ये चीज़ आई वुड से पॉइंट आया था, ये फीफा के प्रेसिडेंट ने कहा था, तब मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला इस टॉपिक पे। उन्होंने कहा कि भाई एक टाइम पे प्लेयर्स जो है वो इतनी हाई सैलरीज मांग रहे हैं। हाँ। अगर आपको इतनी हाई सैलरीज चाहिए तो फिर आपको उतना पैसा जनरेट करना पड़ेगा, और उतना पैसा जनरेट करने के लिए आपको ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। तो वो सब गोज हैंड इन हैंड। वो सब वही है ना कि पैसा तो जनरेट कर ही रहे हैं प्लेयर्स। ठीक है, पैसा वही प्लेयर ले रहे हैं जो जनरेट कर रहे हैं। पैसा मेसी रोनाल्डो ही ले रहे हैं ना आज भी, चाहे वो सऊदी खेले चाहे वो MLS खेले, पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। दोनों अपनी अपनी लीग चला रहे हैं अपने दम पे, तो वो चला रहे हैं। अब कल को आके एक सिटी से आके रॉड्रिगो और डे ब्रुयने आके बोलता है वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो वो कुछ गलत तो बोल नहीं रहा। उनकी टीम खेल रही है ना ज़्यादा मैचेस, और जितना उनको मिल रहा है उतना वो डिजर्व भी करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेसी रोनाल्डो वाला पेस खेल तो है नहीं, और मेसी रोनाल्डो फिर आते हैं हर जगह खेलने, तो ज़्यादा तो एग्जॉस्ट तो हो रहे हैं प्लेयर। फुटबॉल जितना फास्ट पेस्ड होता जा रहा है और जितने मैचेस हम खेल रहे हैं, प्रॉब्लम तो है। इंजरी हम खुद ही देख रहे हैं, ACL की पहले से एक सीजन में दो या तीन प्रोमिनेंट प्लेयर्स को ACL होती थी, अब हर दूसरे महीने एक प्लेयर ACL लेके बैठ जाता है। स्टार्ट होते ही 6-7 ACL आ जाते हैं। ये तो बहुत ही एक कन्वीनियंट स्टेटमेंट दी उसने, मुझे लगता है। हाँ, मतलब कन्वीनियंट है, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ क्रिकेट पर्सपेक्टिव आल्सो, ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो नहीं चाहता हो कि मेरी सैलरी बढ़े इस टाइम पे, या मेरे कॉन्ट्रैक्ट में पैसा ज्यादा है? यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। आई थिंक ये चीज इरफान पठान ने अभी कही थी रिसेंटली, किस क्रिकेटर ने कही थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट BCCI का एनुअली जितना ग्रोथ हो रहा है IPL का, वो मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है वो जो भी रेवेन्यू होता है। कुछ अभी रिसेंट वैल्यूएशन निकला था ना, कितना 5-6-10 हज़ार पता नहीं कितने करोड़ का था। प्लेयर्स का कलेक्टिव पूल सैलरी का कितना है? कितना? अगर आप 100 करोड़ भी मान लो जो इस बार करा गया था, 100-120 करोड़ जो करा गया था, 10 टीम हो गई 1000 करोड़। बाकी सारा पैसा कहाँ जा रहा है? BCCI कमा रहा है। एग्जैक्टली ना, तो प्लेयर्स को एक्चुअली, और वो तो हमने अभी कलेक्टिव सैलरीज बोली, एक प्लेयर को ऑन एवरेज कितना मिलता है? 4-5 करोड़ अगर सब ले ले, ये मैं हायर एंड पे बता रहा हूँ। वो 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन में कितना बड़ा एक वो कहोगे, और वो कितना परफॉर्म करके दे रहा है एक्चुअली में। यार फिर वही है ना कि एक ही चीज़ थोड़ी देखोगे तुम कि प्लेयर्स को थोड़ी पैसा मिल रहा है।
वही ना, स्टेट exactly. एसोसिएशन भी तो वर्क्स काम करते हैं ना, वहाँ भी तो पैसा जाता है ना, स्टेडियम रेनोवेट होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, सब चीज़ें फ्री में थोड़ी होती हैं। तुम्हारे सैयद मुश्ताक रणजी और ये नॉर्मल जो टूर्नामेंट्स होते हैं अंडर बिहार कूच ट्रॉफी, ये सब इन सब में थोड़ी स्पॉन्सर्स आके सारा पैसा दे जाते हैं तुम्हें। यहाँ थोड़ी स्पॉन्सर्स तुम्हें सारा पैसा दे रहे हैं, बीसीसीआई दे रहा है ना। आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर्स को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए राइटफुली, जितना वो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। अगर प्लेयर डिजर्व करता है 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो उसको दो, बिल्कुल दो, 20 करोड़ भी दो। मुझे लाइक फॉर कंक्लूडिंग दिस, मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट एक एक्सेप्शन क्यों है फुटबॉल के अलावा, क्योंकि यहाँ पे 3 फॉर्मेट हैं, तो अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, तो वर्कलोड का इशू इतना नहीं होगा, क्योंकि अब से कहते जाएगा आप एक ही फॉर्मेट खेलो। जब से एक फॉर्मेट खेलोगे तब इतने नंबर ऑफ मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक प्लेयर एसोसिएशन बनने की नौबत शायद आएगी नहीं, उससे पहले हम लोग स्पेशलाइजेशन में उतर जाएंगे। हो ही गए, जो कि हम देख रहे हैं, उतर ही चुके हैं। इंडिया में T20 टीम और बाकी टीम्स बिल्कुल ऑलमोस्ट डिफरेंट है। T20 सेटअप से कौन खेल रहा है? अर्शदीप है स्क्वाड में। बस आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आगे जाके, अभी हमने स्प्लिट कोचिंग की बात करी, तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तो मोर और लेस हो ही गए हैं। सूर्या वहाँ का है, सूर्य ओडीआई में तो है ही नहीं सेटअप में, तो ओडीआई और टेस्ट का सेम होगा हमारा जो भी होगा। और क्या पता टेस्ट का अगर हम कुछ आउट ऑफ नोवेयर बनाते हैं, मिस्टर फिक्सिटी आता है, तो फिर ओडीआई का रोहित अगर जाता भी है चैंपियंस का, शुभमन गिल है, तो ऑटोमेटिक तीनों वाला कैप्टन हो जाएंगे। तो वो उस डायरेक्शन में तो हम चल चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक उसके थ्रू ही वर्कलोड मैनेज हो जाएगा। बट आई थिंक ऑन दैट नोट खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा आपको? मजा आया? ठीक है, गुड, ठीक है। अभी आई थिंक अब तो आईपीएल सीजन आ रहा है, अभी बहुत बिजी हो गए, उसके बाद कभी कुछ ट्राई करते हैं प्लान करने का। बाकी वील बी ग्लैड टू हैव यू सून। थैंक यू। चलो ठीक है। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू पर्सनली आस्क मी कि मेरा फेवरेट सेगमेंट कौन सा था, प्रॉब्ली जो पहले हमने 15-20 मिनट जो बातें करी थी, जिसमें हमने इंडियन क्रिकेट के डिफरेंट प्लेयर्स की बात करी कि कौन सा ओवर हाइप्ड है, कौन सा अंडर रेटेड है, एंड किसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। वहाँ पे हमने जो प्लेयर्स के नाम लिए और उनके ऊपर जो पूरा डिस्कशन हुआ, आई थिंक वो काफ़ी एनरिचिंग था मेरे लिए, एंड काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिले वहाँ पे। मतलब मुझे बहुत पसंद आता वो सेगमेंट, क्योंकि बहुत ही फ्री फ्लोइंग था वो ऑनेस्टली। बट इफ आई हैव टू चूज समथिंग एल्स, जो हार्दिक पांड्या केएल राहुल की कंट्रोवर्सी थी, उस पे बीसीसीआई का क्या एक्शन था, क्या वो मॉरली सही है कि नहीं है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या पोटेंशियल सीक्रेट्स हो सकते हैं, वो भी एक एंगल मुझे एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आया आज, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी इस पॉडकास्ट में। ज़रूर उनको कमेंट से बताइएगा, और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में।